अच्छा मेरा बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने हमारा जो सर्कुलर मोशन का पार्ट था ना, उसको हमने काफी हद तक अपना मुकम्मल कर लिया था। ठीक है। सर्कुलर मोशन के अंदर हमने जो है, सर्कुलर मोशन के हमारे पास ना कुल मिला के होते हैं दो पार्ट्स। ठीक है। सर्कुलर मोशन के हमारे पास ना टोटल होते हैं दो पार्ट्स। एक पार्ट हमारा जो है ना वो डील करता है, जिसके अंदर हमने, अगर याद होगा ना, हमने दो हिस्सों में बात की थी। हमने एक बात की थी यार, सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की थी। और एक जो है ना मेरा बेटा, हमने बात की थी रोटेशनल काइनेमेटिक्स की बात की थी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमने जो है वो सारी चीजें पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट, टेंजेंशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट एंड ऑल सच थिंग्स। ठीक है। रोटेशनल काइनेमेटिक्स के अंदर हमने टॉर्क पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, इक्विलिब्रियम पढ़ा था, कपल पढ़ा था। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ी थी। ठीक है। आज की क्लास में हम एक और नया सा छोटा सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और होपफुली हमारा आज की क्लास में ही हो जाएगा। ठीक है। इस चैप्टर की खास बात ये है कि इसके अंदर मतलब बड़े सीधे न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर आते हैं तो, और बड़े सीधे सीधे इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, हमारे पास अब जो है ना सबसे पहली टर्म जिसको हम डिफाइन करने लगे हैं ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन। मेरा ख्याल है आप क्लास 10 से, ठीक है, इसको पढ़ते आ रहे हो, वर्क डन बेसिकली क्या होता है। वर्क डन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, यार आपने कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करा और उसके नतीजे में उस ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, बेसिकली मल्टीप्लाई होके क्या आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, उसके नतीजे में ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, वर्क डन कह रहे होते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ जितने कॉन्सेप्ट बीच में वो पूछता जाता है, जैसे जैसे सवाल पूछता जाता है, वो सब के सब हम लोग उसको लेते हुए चलेंगे। ठीक है। अच्छा, बेसिक चीज हमें ये पता चल गई, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस या प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज वर्क डन। ठीक है। फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर। यानी कि कुल मिला के हमारे पास जो यूनिट बन गई वर्क डन की, वो क्या बन गई हमारे पास, न्यूटन मीटर, जिसको हम एक और नाम देते हैं, दैट इज जूल। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको सेम यही यूनिट, यानी कि न्यूटन मीटर वाली ही सेम यूनिट मैंने आपको किस में पढ़ाई थी, टॉर्क के अंदर पढ़ाई थी। मैंने कहा था कि टॉर्क की भी सेम यही यूनिट होती है। ठीक है। अभी हमारा डायमेंशन का कॉन्सेप्ट मेडिकल वालों के लिए तो कैंसिल हो गया। ठीक है। जो जो बेचारे इंजीनियरिंग वाले हैं उनके पास तो अभी तक शामिल है। तो उसमें अगर जैसे हमारे पास जो यूनिट है सेम होती है टॉर्क की और वर्क डन की यूनिट, तो बिल्कुल वैसे ही जो डायमेंशन है, डायमेंशन भी सेम होती हुआ करती है, किसकी, टॉर्क की और वर्क डन की। क्योंकि डायमेंशन आप बेसिकली निकालते कहां से हो, यूनिट से ही निकालते हो। ठीक हो गया। अच्छा, हमें फिलहाल ये पता है कि भाई हमारे पास जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा और बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे, वर्क डन का कहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इसी के अंदर जो हमारे पास इसकी और अच्छी शक्ल है, या कह लो कि जो इसकी वेक्टर फॉर्म है, वो उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। वर्क डन इज बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स इटसेल्फ एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक अदद क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है और फोर्स क्या है, फोर्स तो हमें समझ में आती है यार, एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर को लिखने का तरीका भी जो है वो मैं पिछली क्लासेस के अंदर बता चुका हूं, जब सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा था। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखो भाई साहब, वेक्टर को भी जो हम लिखेंगे ना, इसके हम सवाल भी सॉल्व करेंगे। हमें ये चीज पता है कि हमारे पास जो है ना कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। एक हमारे पास होता है प्लस एक्स एक्सिस, एक हमारे पास होता है प्लस वाई एक्सिस, और एक हमारे पास ये जो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, ये कौन सा होता है, प्लस जेड एक्सिस। प्लस एक्स सीधे हाथ पे है, माइनस एक्स उल्टे हाथ पे है, प्लस वाई ऊपर है, माइनस वाई नीचे है। प्लस जेड बाहर आ रहा है, माइनस जेड कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। अगर सपोज कर लो आपके पास इस पॉइंट के ऊपर कोई भी एक बंदा मौजूद है एट द ओरिजिन, ये जो पॉइंट होता है ना भाई साहब, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक हो गया। पॉइंट ऑफ ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, जहां से हमारी कहानी की इब्तिदा होती है। यानी कि जब कभी भी हम किसी भी पॉइंट को समझाना शुरू करते हैं, वो कहां से समझाना शुरू करते हैं, हमेशा अपने ओरिजिन वाले पॉइंट से समझाना शुरू करते हैं। ठीक है। अब अगर मेरे पास हम जो, अगर ये जो बंदा है, ये मिसाल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे मूवमेंट करता हुआ जाए, आप में से शायद बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट याद भी आ जाएगा। अगर ये भाई साहब, इनका कोई भी नाम है, लेट्स से इसका नाम पर्सन ए है, अगर पर्सन ए एक्स एक्सिस पे मूव करता हुआ जाए, तो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करा करते थे आई कैप। आई कैप क्या था, एक यूनिट वेक्टर जिसका काम था मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस को शो करना। इसी तरह से अगर हमारे पास ये बंदा जो है, ये मूव करता हुआ कहां पे जाए,
जेड एक्सिस के अलोंग जाए, यानी कि ये मूव करता हुआ स्क्रीन से बाहर आ रहा हो, अब हमारे पास जो यूनिट वेक्टर यूज होगा इसको हम किससे शो करा करते थे, के कैप। के कैप क्या है, अ यूनिट वेक्टर दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। इसी तरह से अगर ये बंदा हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा हो, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हो, तो हम जो पोजीशन वेक्टर या यूनिट वेक्टर यूज करते हैं हमारे पास क्या था, जे कैप। ये सब हमने पढ़ा था, ठीक है, कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। सर यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का हमारे पास बुनियादी डेफिनेशन क्या है, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अच्छा सर वेक्टर होता क्या है, वेक्टर कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अब यूनिट वेक्टर के बारे में देखो खास बात, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास किसी काम का नहीं है, मैग्नीट्यूड तो नहीं है। तो फिर हम यूनिट वेक्टर को यूज कहां करते हैं बेटे, हम यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग द डायरेक्शन। कहां यूज करते हैं मेरा बच्चा, फॉर डिफाइनिंग द डायरेक्शन। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर अगर आपने किसी वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करनी होती है तो हम किसका सहारा लेते हैं, यूनिट वेक्टर का। सर कोई मिसाल दें, चलो चलो मिसाल के तौर पे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो भाई साहब पर्सन ए मूव कर रहे थे ना, ये ऐसे मूव कर रहे थे, आर इक्वल्स 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसे मूव कर रहे थे ये भाई साहब, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आर हमारे पास होता है पोजीशन वेक्टर, यानी कि ये बता रहे कि ये बंदा जो मूव कर रहा है ना, ये बंदा कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि ये 4 कदम या 4 स्टेप्स अलोंग एक्स एक्सिस गया, 3 कदम या 3 स्टेप्स अलोंग वाई एक्सिस गया, 6 कदम या 6 स्टेप्स अलोंग जेड एक्सिस गया। और हमने पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जब हम फोर्स का वेक्टर देखेंगे ना, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा अभी आपको, तो फोर्स का वेक्टर अगर मिसाल के तौर पे आपको ऐसे दिया है 3i माइनस 7j प्लस 4k। अब देखना बेटे इसका मतलब क्या है कि ये हमें क्या बता रहा है, ये कह रहे हैं कि यार ये जिस फोर्स की बात की जा रही है ना, मतलब जिस फोर्स का तस्करा किया जा रहा है, इस फोर्स का जो कंपोनेंट है, आपको पता है ना फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या होती है, अभी बात भी की थी कि फोर्स की यूनिट हमारे पास होती है न्यूटन, ठीक हो गया। अब ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास इस फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है, 3 है, इस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो कितना है, 7 है। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये नेगेटिव वाई पे एक्ट कर रहा है। इस फोर्स का जो जेड कंपोनेंट है वो कितना है, ठीक हो गया। यानी कि ये चीज ये बता रहा है कि एक्स कंपोनेंट 3 है, एक्स की डायरेक्शन में फोर्स 3 लग रही है, वाई के डायरेक्शन में 7 लग रहा है और जेड के डायरेक्शन में 4 लग रहा है, मिला करके आपने उसे इस तरह कह दिया 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 4 कैप, ठीक हो गया, 4k कैप। इसी तरह से अगर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख के दिखाऊं, जो मैंने एस से शो किया ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेट्स से मैं ऐसे लिख रहा हूं भाई 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, भाई मैं कहता हूं ये हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट है दैट इज कवर्ड बाय सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से बी तक जाने के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसका मतलब ये कि इसने एक्स के अलोंग 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करी, इसने वाई के अलोंग कुछ 6 की करी, और इसी बंदे ने जेड के अलोंग कितनी करी, 8 की करी। तो आपने इसको मिला के लिख दिया 4i कैप प्लस 6j कैप एंड प्लस 8k कैप, ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूं अगर किसी को बेसिक वेक्टर्स का आइडिया नहीं भी होगा तो यहां तक से बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था मेरा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। अब पहले तो यहाँ पे एक चीज देख लो कि ये डॉट क्या शो कर रहा है मेरा बच्चा। डॉट का मतलब होता है अगर आप कभी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो ना, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ये होता है मेरा बच्चा, आपने क्या करा, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर में आपके पास एक अदद आ गया स्केलर, यानी कि वेक्टर 1 मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर 2, और आंसर में एक अदद क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। ये हमारे पास वर्क डन इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। आप लोग जहां कहीं पे भी अपना सेकंड ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होगे, सेकंड ईयर में आपने कहीं ना कहीं फ्लक्स पढ़ा होगा, जब भी आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ा, जब भी पढ़ोगे, ठीक है, आपने फ्लक्स पढ़ा होगा, आपने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पढ़ा होगा, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ई डॉट डेल्टा ए, उसमें भी क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम किसके साथ, वेक्टर एरिया के साथ। चलो कमिंग बैक टू द वर्क पावर एनर्जी कॉन्सेप्ट, वर्क डन को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, वर्क डन की अभी तक मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई हैं और इन्हीं दोनों डेफिनेशन पे हमारा कुल मिला के कॉन्सेप्ट घूम रहा होगा। पहला डेफिनेशन कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और बॉडी क्या करे, डिस्टेंस कवर करे, ताकत लगे डिस्टेंस कवर हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या हासिल हो जाएगा कि काम कितना हुआ। दूसरा डेफिनेशन क्या है भाई, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें कीमती बात या याद रखने वाली बात यह है कि डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में जो आंसर आता है, जब आप किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो ना, तो जो आंसर आता है वो आंसर एक अदद क्या होता है, स्केलर होता है।
यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन कैसी क्वांटिटी है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन कैसी क्वांटिटी हो गई अपने पास, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी कि वर्क डन को डिफाइन करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं चाहिए। अगर आपको बोला जाए 10 जूल का काम हुआ है तो हमें इतने हिस्से से बात समझ में आ जाती है कि 10 जूल का काम होने से क्या मुराद है। ठीक है, इतना आपने काम किया, क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, वर्क। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे देखो जरा। अब इसी तरीके से अगर मैं इस वर्क डन के फॉर्मूले को ओपन करूं तो W विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये एफ एस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे सर कॉस क्यों आ रहा है, साइन क्यों नहीं आ रहा बच्चे, इसलिए कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ना, डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अंदर जो है ना हमारे पास कॉस आता है हमेशा, और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में हमेशा साइन आता है। सर इसमें क्या कोई रट्टे वाली चीज है? नहीं बच्चे, रट्टे वाली चीज नहीं है। मुझे मौका मिला इंशाल्लाह आपको वेक्टर्स पढ़ाऊंगा तो आपको जरूर बताऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर कॉस क्यों आता है और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन क्यों आता है। फिलहाल चूंकि वेक्टर्स नहीं पढ़े हुए तो आप इसको इस तरह समझ लो कि डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो अपने साथ क्या लेके चलता है, कॉस, और क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या लेके चलता है, साइन। सर थीटा क्या चीज है, थीटा तो एंगल है। कौन सा एंगल है, अब देखते हैं थीटा कौन सा एंगल है। देखो मेरा बच्चा, थीटा हमारे पास एंगल है बिटवीन एफ एंड एस, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का जो एंगल है ना, इसको हम म्यूचुअल एंगल भी कहते हैं। कैसा एंगल कहते हैं, म्यूचुअल एंगल। म्यूचुअल एंगल जो होता है ना वो बेसिकली होता है दो वेक्टर की टेल्स के दरमियान का एंगल। अगर आप नोट करो तो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स के वेक्टर की भी टेल आ रही है और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर की भी क्या आ रही है, टेल आ रही है। तो इस म्यूचुअल एंगल को ना अच्छी जबान में या अच्छी किताबों में हम लोग टेल टू टेल एंगल का नाम भी देते हैं। ये क्या होता है, टेल टू टेल एंगल। ठीक है, यानी कि दोनों वेक्टर की टेल के दरमियान में बनने वाला एंगल। ठीक हो गया, पॉइंट समझ में आ गया होगा यहां तक, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। ठीक है, चलो। नहीं बच्चे, ये मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे ना खुद ही क्वेश्चन बनाता हूँ और फिर खुद ही उसका आंसर लिख रहा होता हूँ, मैं चैट सेक्शन नहीं देख रहा होता। ठीक है, ये मैं खुद ही, मतलब जाहिर सी बात है पढ़ाते पढ़ाते अब हम बुढ़े हो गए यार, तो इतना आइडिया हो जाता है कि सामने वाले के जहन में ना क्या सवाल आ रहा होगा। ठीक है, बहरहाल अब W इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ क्या है, यहाँ मेरा बेटा ये हमारे पास लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सर आपको कैसे पता चला कि ये मैग्नीट्यूड है, मेरा बच्चा ऊपर से एरो गायब हो चुका है। ये क्या है सर, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम डिस्टेंस कह सकते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। कॉस ऑफ द एंगल इन बिटवीन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बातें हमें सारी। अब यहीं पे देखो हमारे जो किताब वाले हैं ना वो इसको एक और तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि जब आप किताब पढ़ो तो आपको वो वाली कहानी भी बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलो ये सपोज कर लो यार, हमारे पास जो है ना वो एक अदद कोई भी जमीन है। ठीक है, जमीन का कोई भी एक सरफेस हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या एक कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स से दिस इज सम ऑब्जेक्ट। अब हो क्या रहा है कि ये समझ लो बच्चे की कोई टॉय कार है। आपने कभी जिंदगी में बच्चे की कोई ना कोई गाड़ी वाड़ी तो देखी होगी ना। ठीक है, ये सपोज कर लो कोई बच्चे की ना कोई टॉय कार है। ठीक है, और आपने इस पे क्या करा, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दी इस तरीके से। जैसे नॉर्मली एक बंदा होता है ना भाई, एक बंदा खड़ा हुआ है, छोटे बच्चों की प्राम वगैरह देखी होगी आपने, उसके साथ कोई रस्सी बांधी हुई है और वो बंदा उस प्राम को खींच रहे हैं। जब वो प्राम को खींचेगा तो अल्टीमेटली होगा क्या कि वो जो भी प्राम होगी या वो जो भी कोई टॉय कार होगा वो जमीन के ऊपर इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अगर आप इसको अपने जहनों में विजुअलाइज कर रहे हो तो एक्सेलेंट। ठीक है, ये इसी डायरेक्शन में क्या होगा, आगे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दैट पर्टिकुलर टॉय कार या प्राम या जो भी कोई ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाई गई थी एट सम एंगल थीटा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कुछ एंगल थीटा है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाना शुरू करी, और ये जो ऑब्जेक्ट था ये जमीन के ऊपर घिसटता हुआ कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक हो गया, आपने क्या करा मेरा बच्चा, इस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करी, और आपका जो ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा है, वो जमीन के ऊपर स्लाइड करता हुआ कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है बेटे, ये वाला कॉन्सेप्ट सबके जहन में विजुअलाइज हो रहा है ना। आपके पास कोई एक टॉय कार है, उस टॉय कार के ऊपर हमने कोई रस्सी बांधी है और हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जब फोर्स लगाएंगे तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, वो जमीन के ऊपर चलता हुआ आपके पास आगे आ रहा होगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अब अगर मैं यहाँ पे इस फोर्स के कंपोनेंट्स बनाता हूं, अगर मैं यहाँ पे इस फोर्स की क्या करता हूँ मेरा बेटा, अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट्स बनाता हूं तो जो मेरे कंपोनेंट्स बनेंगे ना वो देखो किस तरह से बनेंगे। देखो एक कंपोनेंट मेरे पास बनेगा मेरा बच्चा कुछ इस तरह का कंपोनेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे 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 पीछे, यस। एक कंपोनेंट मेरे पास कुछ ये वाला बन जाएगा। ठीक है,
और एक कंपोनेंट मेरे पास कुछ ये वाला बनेगा। सर ये कंपोनेंट क्या भला बना दिया अब आपने? बेटे कंपोनेंट ये वही है जैसे बचपन में आप वेक्टर की रेजोल्यूशन पढ़ा करते थे। एक आपके पास वेक्टर हुआ करता था, एफ को तोड़ते थे तो एक आता था ना एफ कॉस थीटा, एक क्या आता था एफ साइन थीटा। तो अगर आप गौर से देखो आपको दो कंपोनेंट नजर आ रहे होंगे। मैं एफ कॉस थीटा को कह रहा हूं कि एफ कॉस थीटा इज एफ पैरेलल, और एफ साइन थीटा को कह रहा हूं कि ये है एफ परपेंडिकुलर। क्यों कह रहे हैं सर एफ पैरेलल एफ परपेंडिकुलर? इसलिए कह रहा हूं मेरा बेटा क्योंकि जो एफ पैरेलल है ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। बोलो हाँ या ना? एफ साइन थीटा एफ परपेंडिकुलर ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर है। अब यहां से देखो, अगर मुझे वर्क डन निकालना हो मैं क्या कहूंगा? अभी अभी आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, गौर से देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं कि cos थीटा को मैं पहले f से मल्टीप्लाई कर दूं और s को मैं अकेला कर दूं, ये जो स्टेरिक बनाया हुआ ये मल्टीप्लीकेशन शो कर रहे हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि हमें ये चीज पता है, आपके पास 3 इंटू 2 इंटू 4, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, या ऐसे कर लो 3 4 जा 12, 12 2 जा फिर से 24, या ऐसे कर लो 2 4 जा 8, 8 3 जा, सबका आंसर क्या आ रहा है 24। यानी कि नंबर्स को आप जैसे मर्जी आगे पीछे करते रहो, मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। वही समझ आ रहा है? कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। अब क्या मैं ये कह सकता हूं एफ कॉस थीटा से मुराद क्या है? एफ पैरेलल मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि वर्क डन को आप एक और तरह से इस तरह डिफाइन कर सकते हो। आपकी किताब वाले बात यहीं से शुरू करेंगे। क्या भाई? कि वर्क डन इज बेसिकली द, अब गौर से सुनना कि वर्क डन है क्या? वर्क डन है प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट समझ आ रहा है? वर्क डन क्या है? डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट समझ लेना अच्छे तरीके से, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं। कि वर्क डन का डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अभी न्यूमेरिकल बना के भी दिखाता हूं। वर्क डन क्या है? वर्क डन इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस covered into force applied in its direction। ठीक है, फोर्स अप्लाइड इन इट्स डायरेक्शन। पॉइंट समझ आ गया? ये भाई ये क्या है? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करने के, इसको डिस्टेंस को उसी की डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, अब इसका सर जरा मिसाल दें, पॉइंट समझ में आ जाएगा। चलो दो मिसालों से हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखो जरा, लेट्स से मुझे एक सवाल दिया गया है कि यार हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है या जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है हमारे पास, वो लेट्स से कुछ ये दिया हुआ है यार 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, साथ में आपको कहता है यार हमें फोर्स दी हुई है लेट्स से 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, ये हमें फोर्स दी हुई है। ठीक है, अब आपको कह रहे हैं कि यार आप क्या करो, आप जो है ना जल्दी से वर्क डन निकाल के ले आओ हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास वर्क डन निकालने का तरीका कार क्या होगा? देखो भाई, हमने अभी अभी ताजा वर्क डन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था कि वर्क डन बराबर है किसके? एफ डॉट आर के। यानी कि आपने यहां पे डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा है। ठीक हो गया, चलो आगे देखो। अब हमें करना क्या? डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे जरा पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप डॉट 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप। अब देखो भाई, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट निकालते हुए ना आपने करना क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट निकालते हुए आपने लाइक यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होता है। लाइक यूनिट वेक्टर्स टू बी मल्टीप्लाई, यानी कि आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। सर ऐसा क्यों? अब देखो ऐसा यूं, मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों का आंसर भी करो। लेट्स से आप नहीं मानो, आप जो है ना आई डॉट जे करने की कोशिश करो। ठीक है, अभी हमने ताजा ऊपर ए डॉट बी का फॉर्मूला पढ़ा था, मैं उसी से इसको साबित करता हूँ कि आई डॉट जे करने से क्या नुकसान हो रहा है या फायदा क्यों नहीं होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो आई डॉट जे भी इसी तरह होगा। आई डॉट जे फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है सबसे पहले पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे,
फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर कोसाइन ऑफ द एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक हो गया। अच्छा, आई डॉट जे, यानी कि आई इज द फर्स्ट वेक्टर, आई का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर जे इज द सेकेंड वेक्टर, जे का मैग्नीट्यूड आएगा, देन कोसाइन ऑफ द एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। नाउ आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एक्स और वाई के दरमियान में एंगल कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री होता है। cos 90 कितना होता है? 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर इज 0, यानी कि आई डॉट जे कितना आ गया? 0 आ गया। सेम इज द केस विद जे डॉट के, सेम इज द केस विद के डॉट आई। दिस इज द रीजन कि मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा है कि आप हमेशा क्या करोगे, आप लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, आई डॉट आई करोगे, सॉरी हाँ, आई डॉट आई करोगे, जे डॉट जे करोगे और के डॉट के करोगे। दिस इज द वेरी रीजन। ठीक है। अच्छा सर, आई डॉट आई को करने से क्या होगा वो भी बता दें हमें जरा, वो भी देख लो भाई। आई डॉट आई, फिर से वही फॉर्मूला, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस ऑफ एंगल इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब आई क्या चीज है? एक्स एक्सिस। दूसरा आई भी क्या है? एक्स एक्सिस। एक्स का एक्स से एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। भाई कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है दैट कैन बी कंसीडर्ड एन एक्स एक्सिस, तो अल्टीमेटली cos 0 डिग्री कितना होता है? +1। सर आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। इस आई का मैग्नीट्यूड 1, cos 0 डिग्री 1। सर आपको कैसे पता चला कि आई का मैग्नीट्यूड 1 है? मुझे ऐसे पता चला कि मैंने अभी ऊपर ऊपर ये चवल मारी थी कि ये जो आई कैप है ना, ये आई कैप, ये एक अदद है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का हमें बचपन से पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डायरेक्शन बताना। इसका मैग्नीट्यूड किसी काम का नहीं होता, मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर कितना आ गया? 1, इसलिए। ठीक है, दिस इज द रीजन। अब आई के पीछे यहाँ क्या लिखा है? 3, यहाँ क्या लिखा है? 6, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई साहब। क्या बन गया हमारे पास? 3 6 18। आई डॉट आई क्या हो गया? 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। जे के पीछे यहाँ क्या है? 4, जे के पीछे वहां क्या है? -2। 4 2 8, बल्कि यहाँ प्लस लगाओ। और अब देखो यहाँ क्या है मेरा बच्चा? +4, यहाँ क्या है? -2, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 2 क्या हो गया? 8 आ गया। ये माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि 2 के पीछे माइनस साइन था, इसलिए आया। यहाँ के पीछे क्या है? 6, वहां के पीछे क्या है? 8। 8 6 अपने पास क्या हो गया? 48 हो गया। ठीक हो गया भाई साहब, सिंप्लीफाई कर लो। 18 प्लस माइनस माइनस 8 प्लस 48, 18 में से 8 निकालेंगे कितना बचेगा? 10। उसके अंदर अगर हम 48 को जमा कर लेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? 58 जूल्स का आंसर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास था सीधा सीधा इसका एक सवाल को करने का तरीका का। अब इसी में से देखो हमारे पास एग्जामिनर और कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपको जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ना, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 3,0,7, और आपको आगे कहता है जो फोर्स दिया हुआ है वो इस तरह का दिया हुआ है 4,-2,8। अब सबसे पहले तो आप इसको पढ़ना सीख लो। ठीक है, देखो भाई, ये वेक्टर्स को ही लिखने का एक और तरीका है, माजी में पूछा गया है। ये वही चीज है जो सबसे पहले लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली योर आई कैप, दूसरे नंबर पे इज योर जे कैप, तीसरे नंबर पे इज योर के कैप। अच्छा, यहां पे भी देख लो भाई साहब, 4 आई कैप -2 जे कैप +8 के कैप। अब सबसे पहला काम तो ये करना है कि इसके अंदर आपने होमवर्क है, क्या होमवर्क है? आपने इसका वर्कडन निकाल लेना। ठीक है, जैसे अभी अभी सिखाया ना वर्कडन निकालना, आप वो वर्कडन सुकून से निकाल लोगे, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर देखो हमारे पास जो अभी मैं ऊपर एक बात कर रहा था ना, जिस बात से ये सारी कहानी निकली थी, ये वाली बात। कौन सी वाली बात? ये वाली बात, ये वाली बात जो है ना, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं कि वर्क डन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इनटू फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन। अब जरा यहाँ पे देखने न्यूमेरिकल जो इसी बिल्कुल कॉन्सेप्ट से बना हुआ है हमारे पास। देखो, अब देखो सवाल कह रहा है कि भाई आपने क्या करा? आपने फोर्स अप्लाई किया 3i कैप +4j कैप, और एग्जामिनर ऐसे लिख के देगा कि 3i कैप +4j कैप न्यूटन्स का फोर्स अप्लाई करा ऑन सम ऑब्जेक्ट या ऑन सम बॉडी, और इसने मिसाल के तौर पे डिस्टेंस कवर किया ऑफ 10 मीटर इन द वाई डायरेक्शन। इसने क्या करा? इसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर का इन द वाई डायरेक्शन। बताइए नेट वर्क डन क्या होगा? अब उसने आपको ना कुछ ऑप्शंस दे दिए। उसने आपको एक ऑप्शन दिया कि यार वर्क डन है हमारे पास 70 जूल्स, एक ऑप्शन दिया वर्क डन है 30 जूल्स,
एक ऑप्शन दिया उसने, वर्क डन है हमारे पास 40 जूल्स। एक ऑप्शन दिया, जैसे अगर मैं एग्जामिनर हूं मैं तो अक्सर ये लिख देता हूं, क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। चलो चलो, जल्दी से बताओ भाई, बहुत बकरी किस्म का क्वेश्चन है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? इसका आंसर हमारे पास आ रहा है कि यार ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि अब देखो यहाँ पे बच्चा ना, बच्चा क्या बोलता है, बच्चा बोलता है यार देखो हमने बचपन में क्या पढ़ा था, हमने बचपन में ये पढ़ा था, फोर्स को क्या करना है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। वो बोलेगा कितना आसान सवाल था ना, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है। फोर्स कितना है? 3i+4j। एक बार 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, एक बार क्या करते हैं 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो कुल मिला के आंसर कितना आ रहा है? 70 जूल। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। जबकि ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई साहब? दिस अप्रोच इज टोटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है भाई? ये रॉन्ग इसलिए है हमारे पास क्योंकि उसने आपको सवाल में क्या कह दिया, उसने आपको सवाल में कहा कि 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ इन द वाई डायरेक्शन। अब अगर आप देखो ना तो आप टेक्निकल भड़ भी नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी पता चल गया, अगर मैं आपसे पूछूं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 10j कैप। बोलो हाँ या ना? अब क्या बोलोगे? आप बोलोगे 10j कैप। और अगर मैं यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए जाऊंगा तो मुझे तो पता है ना, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट। अब यहाँ पे अगर आई का कोई फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब आई का फैक्टर क्या है? 0 है। 10j कैप। अब मैंने अभी बताया था लाइक रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आर टू बी मल्टीप्लाइड, यानी कि 4 विल बी मल्टीप्लाइड विद 10 एंड 10 ओनली। ठीक है, तो 4 10 से कितना आंसर आएगा? 40 जूल्स आएगा। क्योंकि आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है, आपको सिंपल पता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सिर्फ सी वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग उसको देख लेंगे। ठीक है, तो 70 जूल आंसर नहीं होगा, 40 जूल आंसर होगा। ठीक हो गया। तो ये सवाल ना मतलब कोई 4 दफा तो मैंने खुद देखा है अलग अलग पेपर्स के अंदर, मतलब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, उसकी जो जज्बात थे ना वो यही थे एग्जामिनर के। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक सारी की सारी कहानी? बस हमने करना क्या होगा, हमने सिंपल ये देखना है कि डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर हुआ है, उस डायरेक्शन की फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनर हमें कहता है, हम लेट्स से आपको कहते हैं, चलो अब जल्दी से बताओ मुझे, एग्जामिनर कहते हैं कि यार आपने एक फोर्स अप्लाई करा, फोर्स हमारे पास है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, and let's say distance covered by the object is of 20 meters in the, ऐसे कर लेते हैं, in the x direction। ठीक है, in the x direction। चलो अब जल्दी से बताओ इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? एक्सीलेंट। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 80 आएगा। वेरी गुड। ठीक है, हमने ये किस तरह से निकाला? देखो भाई, आप इस फोर्स में देखो एक्स वाला कंपोनेंट कौन सा है। हम एक्स वाले कंपोनेंट में क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि डिस्टेंस कवर किस डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स में। और अभी अभी हम ताजा पढ़ के आए थे, वर्क डन क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। लेकिन खास बात क्या थी कि यहाँ पे फोर्स वो रखनी है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस। यही पढ़ा था ना, फोर्स कौन सी रखनी है? दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स के डायरेक्शन वाली फोर्स कौन सी है, तो आप बोलोगे एफ एक्स कौन सी है? 4 है। तो वेक्टर निकाल लो बस, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 20 से, तो कुल मिला के आंसर क्या आ जाएगा? 80 जूल आ जाएगा। अब अगर आप इसको टेक्निकली सॉल्व करना चाह रहे हो तो भाई यहां से आप डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बना लो। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या बनेगा? अब बोलोगे 20 आई कैप। आई कैप क्योंकि एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, साथ में 0 जे कैप क्योंकि वाई के अलोंग कवर नहीं हुआ, साथ में 0 के कैप क्योंकि एक्स जेड के अलोंग भी कवर नहीं हुआ। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हालांकि ये बिल्कुल भी मुश्किल चीज नहीं है। अगर वो डायरेक्शन ना दे तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम, वैसे ये भी अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, चलो इसी से अगला सवाल बना लेते हैं। ठीक है, अगर वो डायरेक्शन ही ना देता, अगर वो जालिम आदमी हमें ये कहता कि यार एक फोर्स लग रही है 3i कैप, यार वैसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दिया जा सकता है, एक ये फोर्स लग रही है 3i कैप प्लस 4j कैप। अब बताओ जो उसने डिस्टेंस कवर किया है ना, वो उसने आपको कह दिया मिसाल के तौर पे डिस्टेंस कवर किया है डम 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 10 मीटर डिस्टेंस किया। अब बताओ यार हमारे पास जो है ना वर्क डन कितना है? चलो अब बताओ भाई। अब जितने लोग 70 का आंसर दे रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। ठीक है 50 इज द करेक्ट आंसर। एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सीलेंट यार, 50 इज द करेक्ट आंसर। मेरा बच्चे लकीर के फकीरों, ठीक है भाई, वेक्टर को डायरेक्टली आंखें बंद करके स्केलर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहले हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस फोर्स का निकालेंगे मैग्नीट्यूड।
सर अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? बच्चे मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे जैसे हमने माजी में सीखा था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक हो गया? अब देख लो भाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है जो आई के पीछे लिखा है 3 स्क्वायर, वाई कितना है जो जे के पीछे लिखा है, जेड कितना है जो के पीछे लिखा है। सर के पीछे तो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो 0 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर कितना है 16, 9 में 16 को ऐड करें तो कितना बनता है 25 बनता है, 25 को रूट से बाहर निकालें तो क्या आता है 5 आता है। गोया के फोर्स कितना लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। डिस्टेंस कितना कवर हुआ है 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। आंसर कैसे आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टेंस वर्क डन इज फाउंड टू बी हाउ मच 50 जूल्स। तो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक हो गया? आपने क्या करना, आपने सिंपल क्या करा बच्चे, यही बता रहा हूं फिर से, आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तुम न्यूटन मीटर यूज कर लेना जैसे तुम्हें अच्छा लगे। जी जी कुरतुलैन बेटे, यही मैंने बताया है, मैग्नीट्यूड निकालो और उसके बाद मल्टीप्लाई करा दो, किससे? डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है? मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, देन वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, देन जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर और मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक हो गया? इस तरीके से आंसर है। अगर डायरेक्शन दे दे और डिस्टेंस ना दे, इसका मतलब फिर ये कि वो आपको ना बावला बावला खेल रहे हैं आपके साथ। ठीक है? वो फिर आपसे पेपर नहीं लेना चाह रहा, वो चाह रहा है कि आप पास ना हो फिर पेपर के अंदर। ठीक है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो डायरेक्शन दे दे और डिस्टेंस ना दे? ऐसा हो सकता है? ये मुझे बताओ जरा। वो आई कैप दे के फारिग हो जाए, आई कैप का मतलब क्या बनेगा? जे कैप दे के फारिग हो जाए। ठीक है? के कैप का मतलब क्या बनेगा? जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है? चलो, इसी के अंदर देखो बच्चे, एक और सवाल देखो। अब सवाल मिसाल के तौर पर आपको कहते हैं यार हमारे पास जो वर्क डन हुआ है ना, वर्क डन इज लेट्स से फाउंड टू बी 50 यूनिट्स। काम कितना हुआ भाई? काम हुआ 50 यूनिट्स का। अच्छा जनाबे वाला। फिर आपको कहते हैं कि जनाब मिसाल के तौर पे जो फोर्स लग रहा था ना, फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन का, और जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, डिस्टेंस कवर हुआ है लेट्स से डम 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 डम, डिस्टेंस भी 10 मीटर कवर हुआ है। अब आपको कह रहा है भाई फाइंड द एंगल इन बिटवीन द टू पॉइंट। ठीक है? क्या कह रहे हैं भाई? फाइंड द एंगल इन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप बोलते हैं 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, और वर्क डन कितना हुआ 50 यूनिट का काम हुआ। बताओ एंगल कितना है दोनों के दरमियान में? बोलो सर कोई टेंशन ही नहीं है सर, W इक्वल्स एफ एस कॉस थीटा। ठीक है भाई साहब? W की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, F की जगह पे क्या आएगा 10 आएगा, S की जगह पे क्या आएगा 10 आएगा, साथ में क्या आ गया कॉस थीटा आ गया, बस। अच्छा भाई 10 टेन से क्या हो जाता है, 10 टेन से हो जाता है 100 हो जाता है। 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके 100 ने क्या हो जाना है डिवाइड हो जाना है। यानी कि cos थीटा विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 100। यानी कि क्या आंसर आ रहा है 1/2। अब cos को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ हाफ। cos इनवर्स ऑफ हाफ कितना होता है 60 डिग्री। सर आपको कैसे पता चला ये? क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाना आता है। सर वो हमें कैसे आएगा? मुझे याद दिला देना, अभी जब ये क्लास के बाद ये इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा तो साथ ही साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बनाना है वो अगर तो नहीं सिखाया, वैसे मुझे याद पड़ा मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन अगर नहीं सिखाया हुआ तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बनाने वाला कॉन्सेप्ट है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है? नहीं सिखाया हुआ तो मुझे याद दिला देना, ये शेयर हो जाएगा। ठीक है? ऐसे आपको भी पता चल जाएगा कि इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। ठीक हो गया? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बन गए होंगे। जितने सवाल पास पेपर में आए हुए हैं ना, सब के सब मैंने करा दिए यहाँ पे। ठीक है बेटे? क्लियर हो गया यहां तक सारा? बेटे वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, आई कैप और जे कैप अगर हम साथ में लगाएंगे तो वो वेक्टर के लिए होता है। आई कैप जे कैप जो होता है ना वो स्केलर के लिए नहीं लगता। ठीक है? फोर आई कैप, क्योंकि आई कैप जो होता है वो आई कैप जी कैप वगैरह डायरेक्शन बताता है ना, स्केलर में डायरेक्शन थोड़ी होता है।
क्रॉस प्रोडक्ट में जब आएगी तो मल्टीप्लीकेशन सिखा दूंगा, ठीक है, अभी तो नहीं आई ना। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया, चलो आगे देखो अब जरा। अच्छा, अब इसी के अंदर ना एक सवाल और देखो, फिर हम आगे चलते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास कह रहा है कि यार एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने क्या करा, आपने फोर्स अप्लाई करी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप, ठीक है। अच्छा मेरा बेटा, अगर आपका दरमियान में इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ करे ना, या कोई भी प्रॉब्लम मसला कर जाए करे, तो टेंशन नहीं लिया करो, रिकॉर्डिंग मिलती है ना, उसमें दोबारा से देख लेना वही चीज उठ के, ठीक है। अब वो कह रहा है आपने क्या करा, आपने यही फोर्स पूरी की पूरी एक किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई। आपका जो ऑब्जेक्ट था ना, अब आपका एग्जामिनर जो है ना वो कुछ इस तरह से बात कर रहे थे, कहता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट था ना वो था पहले किसी पॉइंट ए पे था, यहाँ गई था, यहाँ गई था, वैसे पॉइंट ए पे था आपका ऑब्जेक्ट पहले, ठीक है, पहले कहा था वो पॉइंट ए पे था। अब लेट से वो कहीं चला गया पॉइंट बी पे। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने उसके पोजीशन वेक्टर बनाए, ठीक है। पहले वो कहाँ था, पहले आपका ऑब्जेक्ट जो था वो कहीं ए पे था, और फोर्स के लगने की वजह से, फोर्स के लगने की वजह से वो कहां चला गया मेरा बेटा, वो बी पे चला गया, ठीक है। यानी कि एक मेरे पास था आर ए, एक मेरे पास है आर बी। आर ए पोजिशन वेक्टर है ए पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन, आर बी पोजिशन वेक्टर है बी पॉइंट का फ्रॉम द ओरिजिन। आपका जो ऑब्जेक्ट है ये ए से कहां चला गया है, बी पे चला गया। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम ए टू बी। बोलो हाँ या ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां से कहां है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है फ्रॉम ए टू बी। यानी कि ए मेरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट होगा, और बी मेरे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा। बिल्कुल आपको ये चीज सवाल में बताई जाएगी कि आपका ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव कर रहा है। इनफैक्ट ये जो सवाल मैं करा रहा हूं ये हमारा सिंटैक्स बोर्ड का पहला क्वेश्चन है, पहली एग्जांपल। फेडरल बोर्ड के अंदर भी ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, और फेडरल हमारी वही केपीके वाली होती है, ठीक हो गया। ये सारे एमसीक्यू जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपके एमकेट ईकेट के पास पेपर्स के अंदर क्या है, ठीक है। चलो ए से लेके बी तक ये आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है। आपको एग्जामिनर ने दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको कहा हुआ है कि यार ए का जो पोजीशन वेक्टर है ना वो आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस लेट्स से 5k कैप। आपको बी का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है, बी का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। देखो मेरा बेटा, जब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दी जाए ना, मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ। एक इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका है, और दूसरा सिर्फ याद रखने वाला तरीका है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो, आपने डिस्प्लेसमेंट निकाले, डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, याद रखने वाला तरीका, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया। फाइनल क्या चीज है, जहां जा रहा है। फाइनल क्या है, जहां जा रहा है, जहां जा रहा है। इनिशियल क्या है, जहां से जा रहा है। इनिशियल क्या है, जहां से जा रहा है। फाइनल इज जहां जा रहा है, इनिशियल क्या है, जहां से जा रहा है। ये याद रखने वाला तरीका है। यानी अगर मैं यहां पे बात करूं ना, तो एग्जामिनर आपको कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अगर आपको सवाल पढ़ के ये समझ में नहीं आता कि वो कहां से कहां जा रहा है, तो फिर आपकी फिजिक्स नहीं है, मेरी तरह इंग्लिश कमजोर है आपकी। तो फिर आप ना इंग्लिश की क्लासें अच्छे से लो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। तो वो आपका ए टू बी वाला मसला हल हो जाएगा, तो आपको फाइनल और इनिशियल पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो वो क्या बन जाएगा, आर बी माइनस आर ए, क्योंकि कहां जा रहा है, बी पे जा रहा है, और कहां से जा रहा है, वो ए से जा रहा है, ठीक हो गया। चलो अब अगर आपने दूसरे तरीके से देखना है, दूसरा तरीका कौन सा होता है यार, दूसरा तरीका होता है यार, अगर आपको हेड टू टेल रूल से देखना है। हेड टू टेल रूल का अगर आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाऊं ना मैं, तो वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा हुआ करता था। देखो ये आपके पास पहला वेक्टर था, यहां हमारे पास कोई हुआ करता था दूसरा वेक्टर, अगर याद आ रहा है। पहले वेक्टर के हेड के ऊपर, यानी कि ये था हमारा पहला वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल आती थी। और आप नोट करते थे कि पहले वेक्टर का टेल और आखिरी वेक्टर का हेड हमेशा खाली होता था, और यहां पे आप ड्रॉ किया करते थे क्या, रिजल्टेंट। ये आपका क्या होता था मेरा बेटा, रिजल्टेंट। और आप इसको लिखते कैसे थे, आप इसको लिखते ऐसे थे कि रिजल्टेंट बराबर है ए प्लस बी के। रिजल्टेंट किसके बराबर है, ए प्लस बी के बराबर है। अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखोगे, तो आपको यहाँ पे भी कुछ ऐसी सूरत हाल नजर आएगी। इस फिगर को गौर से देखो, इस फिगर को गौर से देखो, आपको यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नजर आएगी
कि आर ए वेक्टर के सर के ऊपर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें आर बी वेक्टर मिल रहा है। तो गोया अगर मुझे ये आर वेक्टर चाहिए, कौन सा आर वेक्टर जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं, अगर मुझे ये आर वेक्टर चाहिए अगर ये, तो इस आर ए को इधर से वहां ले जाऊंगा, और जब इसको वहां ले जाऊंगा तो अगर ये पीछे प्लस हो रहा है तो वहां जाके इसने क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है, आर बी माइनस आर ए। तो ये था इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका। अब आपको जैसे याद रखना है इसको याद रखिए। आपको इसको आसान वाले तरीके से याद रखना है। आसान वाला तरीका तो बिल्कुल ही सिंपल है, क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा कैसे निकलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, जहां जा रहा होगा माइनस कर देंगे जहां से जा रहा होगा। चलो अब जल्दी से कर लेते, आगे वाला काम फिर आपने ही करना है, इसको मैं आपको माइनस करके दिखा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, आर बी माइनस आर ए, तो पहले लिखेंगे आर बी, यानी कि 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप माइनस, देखो आर ए क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया आर ए कैप, ठीक हो गया। तो फाइनल माइनस इनिशियल हम लोग करने लगे। अब देखो जब आप इनको माइनस करोगे ना मेरा बच्चा, तो देखो यहाँ आई के पीछे देखो क्या लिखा है 4, यहाँ क्या है 3, तो 4 माइनस 3 क्या बनाइए 1i कैप। इधर जे के पीछे क्या है -2, इधर जे के पीछे क्या है 2, और ये वाला भी तो है माइनस, तो -2 यानी कि क्या बन गया -4j कैप। भाई माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन तो माइनस का आएगा ना, ये -2 और ये भी -2, ठीक है। यहाँ के पीछे क्या है 8, और के पीछे यहाँ क्या है -5, तो 8 - 5 कितना बनाइए +3k कैप। यानी कि आपके पास जो आर वेक्टर आए, आर वेक्टर इज फाउंड टू बी आई कैप -4j कैप +3k कैप। कि अब आप यहां से वर्क डन मालूम कर सकते हो। देखो सवाल में आपको फोर्स दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ हमें फोर्स, सवाल में फोर्स इज गिवन, और सवाल में अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल चुका हूं। इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाना है, हमें अल्टीमेटली वर्क डन मिल जाएगा, जैसे अभी ऊपर मैंने निकालना सिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ गई बात। हमने क्या करा है, हमने फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस किया है ताकि हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाए, क्योंकि फोर्स इज सपोज टू बी मल्टीप्लाइड विद या डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है बच्चे, यहां तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ या ना। बच्चे क्लियर हो गया सबको। मेरा बच्चा तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है तो मेरा बच्चा देखो ऊपर कहीं आगे पीछे टॉप पे या लेफ्ट पे, मुझे पता नहीं है वो कहाँ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो मीटिंग लीव करने का एक बटन होता है, देखो और मीटिंग लीव करके जाओ और सो जाओ मेरा बच्चा। क्या करोगे तुम एमकेट करके, बस अप्लाई करो और निकलो, ठीक है। भाई अप्लाई करने से पहले देख लेना, शायद वो आज रात 12 बजे ना वो अपना सासगा रिक्शे वाली स्कीम खत्म हो जाएगी, वो 20% ऑफ दे रहे हैं मेरे नाम के ऊपर, जो है ना प्रोमो कोड लगाने पे 20% का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। तो वो दे देना, वो जमा करा के ना फिर सो जाना, ठीक है। इंसान के बच्चे बन जाओ। भाई मैं भी सुबह से ऑफिस में था, फिर अभी जो है वहां था अपना एनईडी में था, मास्टर्स की क्लास थी, अभी आके मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी क्लास ले रहा हूँ भाई, खाना भी उसके बाद जाऊंगा, ठीक है। तो मंजन बेचने के बजाय ना इंसान के बच्चे बन के क्लास लो, ठीक है। नींद आ रही है, बड़ा आया। चलो मेरा बच्चा अब देखो आगे जल्दी से। अच्छा अब एक बच्चे ने सवाल पूछा था भाई, वो भी सुन लो यार। अगर मिसाल के तौर पे मेरा बेटा आपको कहते हैं कि यार एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ना दो फोर्सेज लग रही हैं, देखो 3i कैप +4j कैप -8k कैप, और एक फोर्स आपको कहता है लग रही है लेट्स से 6i कैप -7j कैप, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 0k कैप है। और कहते हैं यार जो डिस्टेंस कवर हुआ है ना, वो डिस्टेंस कवर हुआ था हमारे पास मिसाल के तौर पे 30 मीटर्स कवर हुआ, और उसने आपको आगे नहीं बताया कि डिस्टेंस कहाँ कवर हुआ है। तो अभी अभी हमने सीखा था, अगर वो ये ना बताए कि वो कहाँ कवर हुआ तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। सर लेकिन हम कौन सी फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें, 1 वाली का या 2 वाली का। तो मेरा बच्चा सबसे पहले तो आप इन दोनों को करोगे ऐड और इनका निकालोगे रिजल्टेंट। ऐड कैसे करोगे, आई वाला आई में, जे वाला जे में, के वाला के में। सर ऐड करके बताएं, चलो ऐड कर लेते हैं, इनको क्या टेंशन है भाई ऐड करना। देखो 3i कैप +6i कैप क्या बना 9i कैप,
4j माइनस 7j, माइनस का 3j और माइनस का 8k। बन गया ये आपका रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट का आप क्या करोगे, इस रिजल्टेंट का आप निकालोगे मैग्नीट्यूड। कैसे? √9² प्लस √3² प्लस √8²। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। सर माइनस साइन का क्या करेंगे? माइनस साइन स्क्वायर में खत्म हो जाएगा ना। देखो मेरा बच्चा, जब आप मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो वो इस तरह से हो जाएगा, 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस साइन के ऊपर स्क्वायर आएगा तो खत्म ही हो जाएगा ना। स्क्वायर में क्या होता है? -3 × -3 तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल लोगे बस, और उसके बाद इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी आंसर आ रहा है, और इस तरीके से आपको आपका वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है मेरा बच्चा, उम्मीद करता हूं यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये जितने सवालों को हम लोग ओपन छोड़ करके जा रहे हैं ना, वो आपने कवर करने। अच्छा, मुझे उनका आंसर नहीं पता, आप लोग खुद ही आपस में उसका आंसर क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, मैं तो सवाल ऑन द गो बना रहा हूँ, बैठा हूँ। ठीक है, जिस तरह के सवाल देखे हुए होते हैं मैं उस तरह के सवाल कोट कर देता हूँ। चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी तक वर्क डन का ही चल रहा है, ये सारे गेम वर्क डन की है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ मेरा बच्चा कि वर्क डन 0 कब होगा, तो W = FS cos ऑफ थीटा। हमें नजर आ रहा है कि वर्क डन जो है ना वो F पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और वर्क डन cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। गोया के देयर आर 3 कंडीशंस पॉसिबल फॉर द वर्क डन टू बी इक्वल टू 0। पहली कंडीशन, फोर्स ना लगे या फोर्स क्या हो? 0। दूसरी कंडीशन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। याद, इन दोनों कंडीशंस को ना मिला के आपका एग्जामिनर यूं कहता है कि या तो आपका जो फोर्स है दैट इज अ 0 वेक्टर, या तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक अदद क्या है? नल वेक्टर या 0 वेक्टर। सर नल वेक्टर क्या होता है या 0 वेक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम कहते हैं नल वेक्टर या 0 वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर या 0 वेक्टर, पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम क्या कहते हैं मेरा बेटा? नल वेक्टर या 0 वेक्टर। ठीक हो गया, पॉइंट समझ में आ गई? यहां तक सारी की सारी कहानी क्लियर हो गया? तो आपको ये कहते हैं कि यार या तो हमारे पास फोर्स 0 हो या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या हमारे पास लास्ट चीज ये है कि हमारे पास कॉस थीटा क्या हो मेरा बेटा? कॉस थीटा 0 हो जाए। कॉस थीटा 0 कहां पे होता है? कॉस 90 डिग्री पे होता है 0। कॉस 90 डिग्री पे क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और थीटा इक्वल 90 डिग्री का मतलब क्या है? अब जरा ये भी समझ लेना। अभी बताया था ना थीटा क्या है? थीटा बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में बनने वाला एंगल है। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कुछ कहानी ऐसी हो रही है, क्या लेट से हमारे पास जो फोर्स एक्ट कर रही है ना, ये मान लो दोनों इस पॉइंट पे मिले हुए, और यहाँ पे अगर आप इन दोनों का एंगल देखोगे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि एंगल कितना है? 90 डिग्री है। आपको नजर आ रहा है लेट से फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर की तरफ लग रही है, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो कहाँ कवर हो रही है? आगे की तरफ हो रही है। इस केस के अंदर जब कभी भी हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। या तो आपका एग्जामिनर परपेंडिकुलर कहता है, या इसको कहता है दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। अगर आपने सर्कुलर मोशन में मेरे कहने के एन मुताबिक किताब पढ़ी होगी तो नॉर्मल वहां मिल गया होगा। इसी तरह से या तो वो कहते हैं इसको ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल। इन सब का मतलब एक ही होता है, इन सब का मतलब क्या होता है कि थीटा इक्वल 90 डिग्री। और इस केस के अंदर हमारे पास वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने सर्कुलर मोशन पढ़ते हुए याद होगा, हमने देखा था कि हमारे पास वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज 0, क्योंकि हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपस में कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। तुम्हारी टांगे कांप रही है, अच्छा कांपे टांग रही है तो पोलियो के कतरे पीना घर जाके। ठीक है, ये ग्लूकोज पूरा कर लिया। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता फिलहाल। ठीक है, चलो 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 चलो, अल्लाह भला करेगा, अल्लाह भला करेगा। ठीक है, यस 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 यस। जी, थीटा हम लोग 270 डिग्री कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसकी जो मिसाल है ना वो भी आपको देता हूँ। आप लोगों ने अक्सर जो है ना वो ट्रेन स्टेशन के ऊपर वो देखा होगा, वो जो सामान उठाने वाले जिनको हम कुली कहते हैं, ट्रेन स्टेशन के ऊपर कुली भाई होती है ना, जो हमारा सामान उठाते हैं और सामान उठा के हमारा जो है ना प्लेटफॉर्म पे सामान लेके जाते हैं। अब वो जो कुली भाई है ना, अगर आप उनको कभी नोट करो ना, तो वो जो हमारे कुली भाई होते हैं ना वो चलते कैसे हैं? वो चलते इस तरीके से हैं, इन द एक्स एक्सिस, वो इस डायरेक्शन में आपके चल रहे होते हैं। और उन्होंने जो सामान होता है ना, जो सामान का डब्बा होता है, जो बक्सा होता है सामान का, वो ऐसे इन्होंने अपने सर के ऊपर उठाया हुआ होता है। नहीं तो कल कराची कैंट स्टेशन जाके देख लेना, आप लोगों को नजर आ जाएगा। ठीक है,
जो आप देखोगे ना, जो फोर्स लग रही होती है, वो फोर्स कहाँ लग रही होती है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है या जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो कहाँ कवर हो रहा है? इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अब यहाँ पे अगर तुम नोट करो तो दरमियान में आपको जो एंगल नजर आ रहा है, वो एंगल कितना नजर आ रहा है? 90 डिग्री का नजर आ रहा है। तो जो हमारे कुली भाई है ना, इन कुली भाई ने जो काम किया है इस पैकेज को उठाकर चलने में, वो बेसिकली हमारे पास क्या काम है? वो हमारे पास, पॉइंट समझ आ रहा है? वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? उसका जीरो हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? वर्क डन हमारे पास क्या हो गया? इसका जीरो हो गया। ठीक हो गया। यहां तक उम्मीद करता हूं सारी की सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वर्क डन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, हाँ या ना? क्लियर है मेरा बच्चा? अच्छा, अब हमारे पास जो जो हमारे पास अब जो अगला कॉन्सेप्ट आता है ना, वो कॉन्सेप्ट आता है मेरा बेटा हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिव फील्ड का कॉन्सेप्ट। अच्छा सर, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है? देखो भाई साहब, कंजर्वेटिव फील्ड को जब आप किताब में खोल करके देखोगे ना, तो किताब वाले वो उसको दो तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है मेरा बेटा, कोई मसला नहीं। देखो, किताब वाले उसको दो तरह से डिफाइन करेंगे। कोई भी ऐसी फील्ड, अब अच्छे से समझना यहाँ पे, फिर मैं आपको कंजर्वेटिव फील्ड की एक्चुअल डेफिनेशन भी बताऊंगा जो आपको किताब में नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई भी ऐसी फील्ड जिसके अंदर नेट वर्क डन, ये दोनों डेफिनेशन अभी किताब वाले लिखे, नेट वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें नेट वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, उसको किताब वाले कहेंगे ये कंजर्वेटिव फील्ड है। दूसरा डेफिनेशन वो आपको देंगे कि वर्क डन जब आप किताब पढ़ोगे ना तो ये मिलेंगे इंशाल्लाह। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है, अब अगर मैं पहली डेफिनेशन को मान लेता हूं कि ये लेट से डेफिनेशन नंबर 1 है और ये लेट से डेफिनेशन नंबर 2 है, तो देखो हमारा जो एग्जामिनर है या जो हमारे पास जो अपना जिसे कहना चाहिए किताब वाले ना, वो इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? देखो, किताब वाले आपको कहेंगे कि हमारे पास मिसाल के तौर पे ये एक कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट सी है, और आपको किताब वाले कहेंगे यार ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाई कर। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, एक अदद यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड पे लाई कर रहे हैं। सर ये ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सी फील्ड होती है? भाई वही जिसके अंदर मैं और आप होते हैं, भाई जिसके अंदर अर्थ जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। अच्छा भाई, अब वो इसमें क्या करेगा? वो आपको बोलेगा यार हम क्या करते हैं, ए से बी तक जाते हैं। सही, सबसे पहले वो क्या करेगा? ए से बी तक जाएगा, फिर वो क्या करेगा? बी से सी तक जाएगा, फिर वो क्या करेगा? फिर वो आएगा मेरा बेटा कहाँ? सी से ए तक आएगा। यानी कि वो वर्क डन कैलकुलेट करेगा इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, देन वर्क डन कैलकुलेट करेगा इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू सी, वर्क डन कैलकुलेट करेगा इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी टू ए। फिर वो क्या करेगा? फिर वो नेट वर्क डन निकालेगा। ये पूरा डेरिवेशन दिया हुआ होगा, डेरिवेशन कोई जरूरत कोई नहीं है, लेकिन चूंकि किताब में दी हुई है इसलिए मैंने बोला एक बार बता दूं किस तरह से वो बताएगा, एक्सप्लेन करेगा कि भाई वर्क डन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, देन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू सी, देन मूविंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सी टू ए। वो कैलकुलेट करेगा और नेट वर्क डन कितना आ रहा होगा? जीरो आ रहा होगा। वो कहेगा यार चूंकि मैंने देखो वर्क डन कैलकुलेट किया, नेट वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट इन अ क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब क्या है? वो शुरू कहां से हुआ था? वो शुरू हुआ था ए से और खत्म भी कहां हुआ? ए पे। भाई यही इसका इनिशियल पॉइंट था और यही इसका क्या है? फाइनल पॉइंट है। क्योंकि इनिशियल पॉइंट इक्वल फाइनल पॉइंट है, तो वो कह रहे हैं भाई आपके पास ये लूप कैसा है? क्लोज लूप है। क्योंकि आप अपने सिस्टम में क्लोज लूप में काम करके देखा आपने और आपने नेटवर्क डन निकाला, तो पता चला कि नेटवर्क डन कितना आ रहा है हमारे पास? जीरो आ रहा है। ठीक हो गया, नेटवर्क डन कितना आ रहा है मेरा बच्चा? जीरो आ रहा है। अब हमारे पास ये जीरो कैसे हुआ? इसके लिए पूरी डेरिवेशन दी हुई है मेरा बच्चा। वो डेरिवेशन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जीरो आ रहा है। ठीक है, ये डेरिवेशन इस तरीके से होगी, इन तीनों को आप ऐड करोगे ना तो फिर आंसर आ रहा होगा उनका जीरो। ठीक है, अब हमारे पास, जी मेरा बच्चा बस जाते खाना खाने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, अभी 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 आपके मशवरे पे अमल करते हैं। ठीक है, अच्छा डेट वन जीरो आ गया। वो कहेगा यार देखो ये हमारे पास जो डेफिनेशन है ना,
क्या डेफिनेशन? वो बोलेगा यार देखो ये डेफिनेशन है किसकी, ये डेफिनेशन हमारे पास है किसकी, एक अदद कंजर्वेटिव फील्ड की, कि जिसके अंदर आपका क्लोज पाथ में या क्लोज लूप में होने वाला जो हमारा वर्क डन है वो बेसिकली क्या होता है, जीरो होता है। तो वो बोलेगा हेंस प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, एक वो इस तरह से डिफाइन करेगा कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या साबित करेगा, कंजर्वेटिव फील्ड। कैसे साबित करेगा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे मेरा बेटा वो उसको साबित कर देगा कि ये आपके पास कैसी फील्ड है। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन से वो कैसे साबित करेगा वो भी देख लो भाई। वो फिर से 3 पॉइंट्स लेगा, ये आज ही की तारीख में पढ़ लेना ताकि सब याद रहे मैंने क्या बताया था। वो क्या करेगा, ऐसे 3 पॉइंट कंसीडर करेगा। वो पहले जाएगा ए से लेके कहां तक जाएगा मेरा बेटा, बी तक जाएगा। ए से लेके कहां जाएगा, बी पे। फिर वो बी से कहां जाएगा, सी पे जाएगा। पहले पहले ए से कहां आया, बी पे, फिर वो ए से कहां गया, बी से कहां गया, सी पे। अगली बार वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली ए से सी पे चला जाएगा। अब जरा यहां मसले को समझो। एक बार उसने कैलकुलेट करा वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, फिर करा वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम बी टू सी, और यहां पे निकाला वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू सी। अब अगर आप उसकी ये वाली एग्जांपल देखो ना, तो इस एग्जांपल में इसका जो ए है ना, ए इसका है इनिशियल पॉइंट, और मेरा बेटा जो सी है इसका, सी इसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। यानी कि वो एक बार ए से सी पे गया डायरेक्टली, एक बार ए से सी पे गया इनडायरेक्टली। यानी कि ए से बी पे गया और बी से फिर कहां गया, सी पे गया, इनडायरेक्टली होता हुआ। ठीक हो गया? ठीक है, अब अगर आप यहां पे नोट करोगे, अब अगर तुम यहां पे नोट करोगे तो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, वो ये साबित करेगा कि वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू सी वही आ रहा होगा जो वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन मूविंग द बॉडी फ्रॉम बी टू सी आ रहा है। यानी कि जब आप ए से बी पे गए और बी से सी पे गए, जो टोटल काम हुआ वो बराबर है जब आप ए से सी पे डायरेक्टली चले गए। वो बोलेगा यार चूंकि इस फील्ड के अंदर वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, क्योंकि वर्क डन डिपेंड नहीं कर रहा कौन सा पाथ आपने फॉलो किया है उसके ऊपर, इसलिए वो कहेगा कि आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। बेसिकली उसने आपको क्या करा, उसने आपको कंजर्वेटिव फील्ड की दो डेफिनेशन बताई। एक, नेट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। दूसरी, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। और इन दोनों डेफिनेशन की मदद से उसने ये डेरिवेशन कर ली और उसने साबित कर दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक हो गया, उसने ये चीज साबित कर ली कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी फील्ड है, एक अदद कंजर्वेटिव फील्ड है। अब मेरा यहाँ पे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और वो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई भी काम क्लोज लूप में करते हैं, अगर हम कोई भी काम किस में करते हैं, क्लोज लूप में करते हैं। क्लोज लूप में करने का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगी ना, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ या ना भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लोज लूप क्या होता है, जहां से शुरू हुए वहीं खत्म हुए, जहां से शुरू हुए वहीं पे क्या हुए, खत्म हुए। तो अगर क्लोज लूप के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन तो वैसे ही क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसके अंदर कंजर्वेटिव फील्ड का क्या कमाल हुआ, पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ये शायद आपके जहन में तब भी आएगा जब आप किताब पढ़ोगे। सब एग्जामिनर आपको ना, जब सवाल वाला आपको ये किताब वाला ये पढ़ाएगा ना, तो वो आपको यही बोलेगा कि नेटवर्क डन इन अ क्लोज लूप, नेटवर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो। तो आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई वर्क डन इन अ क्लोज लूप तो वैसे ही क्या होता है, जीरो होता है ना, इसके अंदर मतलब कंजर्वेटिव फील्ड कहां से लाके घुसा दी, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो है और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो अपना वर्क डन तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही क्या हो गया, मतलब वैसे ही जीरो हो गया ना, इसमें कौन सा कमाल है हमारे पास। पॉइंट समझ में आ गया यहां तक? अब यहां पे समझना जरा, अब किताब वाले आपको यही तक बताएंगे। अब समझो हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड की एक्चुअल कॉन्सेप्ट और एक्चुअल डेफिनेशन। मैं आपके ग्रुप के ऊपर एक वीडियो भी शेयर कर दूंगा जिससे कंजर्वेटिव फील्ड का पूरा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। छोटी सी वीडियो है, कितनी 5-7 सेकंड की वीडियो, उसको देख लेना। ठीक है, अब समझो कंजर्वेटिव फील्ड का एक्चुअल कॉन्सेप्ट। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, हर वो फील्ड जिससे एस्केप करने के लिए, हर वो फील्ड जिससे एस्केप करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है।
हर वो फील्ड जिससे एस्केप करने के लिए आपको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। भाई ग्रेविटेशनल फील्ड को क्यों कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड? क्योंकि एक बात बताओ, आप में से कोई भी बंदा ऐसा है जो आज छलांग मारे और बोले मैं छलांग मार के अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाऊंगा? नहीं पॉसिबल। आपको अर्थ की फील्ड से बाहर जाने के लिए एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है। वो कहां से आती है? जब आपको प्रोजेक्ट किया जाता है, एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है। जैसे जब हम रॉकेट को प्रोजेक्ट करते हैं, फ्यूल की एनर्जी देते हैं ना, ठीक ठाक रॉकेट का पूरा लॉन्चिंग पैड होता है। ऐसे तो नहीं है कोई हमारे पास अपना अपना वो वैसे ही उसको मार देगा तो वो चला जाएगा अल्टीमेटली। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, क्योंकि हमें इससे अंदर बाहर जाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड। क्यों? क्योंकि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सराउंडिंग में मूव कर रहा होता है, तो उसको बाहर आने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, उसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। उसके बगैर वो बाहर नहीं आ सकता। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। अब समझ में आ गई ये बात? ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहां पे एक और चीज जरा ध्यान में रखनी। अभी आपने जो बात की ना कि वर्क डन, वर्क डन, अभी ये बात की ना, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अभी अभी बात की ना कि भाई वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ये मेरा बेटा, ये स्टेटमेंट सिर्फ तब तक ट्रू है जब तक आप एक मतलब नॉन फ्रिक्शनल फील्ड की बात कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मली हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जीरो अज्यूम करके सारी कार्रवाइयां कर रहे होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक हो गया? हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड का हमारा एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि आपको ऐसी कोई भी फील्ड जिसके अंदर हमें एस्केप करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए होती है, ये हमारी एक्चुअल डेफिनेशन है। किताब में दो डेफिनेशन लिखी हुई है कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉरवर्ड, और दूसरा हमारे पास क्या है कि जो वर्क डन है ना, नेट वर्क डन, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? जीरो होता है क्लोज लूप के। ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन बता दी मैंने। अब जो हमारे पास ये कह रहा है कि यार जो भी कोई कंजर्वेटिव फील्ड होगी ना, इसके अंदर वर्क डन इंडिपेंडेंट होगा किसके? पाथ फॉलो की, यानी कि डिपेंड नहीं करेगा कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया। तो चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये वाला स्टेटमेंट तब तक ट्रू है जब तक आपके पास, हम किसी भी ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हमारे पास सिस्टम कैसा है? फ्रिक्शनलेस सिस्टम है, जब तक हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर सिस्टम में फ्रिक्शन होगा, अगर सिस्टम में क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, तो ऑब्वियसली वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बड़े रूट का मतलब या बड़े रास्ते का, बड़े पाथ का मतलब क्या है? ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा फ्रिक्शन का मतलब ज्यादा वर्क हैज टू बी डन। कम रूट, छोटा पाथ, छोटा रास्ता का मतलब क्या है हमारे पास के? कम काम करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो वर्क डन चेंज हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो लोग जो आप लोगों ने शायद एक पढ़ा भी होगा ना कि वर्क डन हमारे पास पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। उसका रीजन यही होता है कि रियल लाइफ के अंदर हमारे पास जो भी सिस्टम होता है उसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है ड्यूरिंग द पाथवेज। तो उसमें हमारे पास क्या होता है? वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आपका एग्जामिनर पूछे कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, तो आप हमेशा बोलोगे इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, क्योंकि अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड आपका फ्रिक्शनलेस सिस्टम होता है। हाँ, अगर वो खुद बोले, खुद से बोले कि भाई हमारा फ्रिक्शन वाला सिस्टम है, फ्रिक्शनल फील्ड है, अब बताओ, तो आप बोलोगे सर वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड। ठीक हो गया मेरा बच्चा? यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है बेटे, तो अभी हमने ये चीज देखा यार, कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर होने वाला नेट वर्क डन इन अ क्लोज लूप हमारे पास क्या होता है? जीरो होता है। ठीक हो गया? दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। फिर आखिर में मैंने एक बात ये कही कि यार अगर आपसे पूछे ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप बोलोगे नहीं कर रहा वो डिपेंड। अगर वो बोले कि यार हाँ फ्रिक्शन वाला सिस्टम है, फ्रिक्शन वाली फील्ड है, फिर कर रहा है, तो आप बोलोगे हाँ अब कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन वाली फील्ड के केस में क्या होगा कि पाथ चेंज करने पे वर्क डन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है भाई साहब? अच्छा, एनर्जी के कॉन्सेप्ट में हमारे पास में दो टाइप की एनर्जी है जो हमने पढ़नी है, समझनी है, देखनी है। ठीक है, एक हमारे पास होती है, कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक हमारे पास होती है मेरा बेटा काइनेटिक एनर्जी,
और एक मेरा बेटा हमारे पास इसी के अंदर होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब दोनों का बारी बारी मतलब मायना और मफहूम समझ लो जरा। देखो, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डील करती है या रिलेट करती है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट से। अगर कभी भी कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो अल्टीमेटली उसका हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। Here m is representing the mass of the object, जिसे हम लीनियर इनर्शिया भी कहते हैं, where v is representing the speed of that particular object, जिसको हम लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। अगर आपने सर्कुलर मोशन को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो सर्कुलर मोशन का जनाबे वाला, उसमें मैंने आपको इसका ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर वाला। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या बना है? पोटेंशियल एनर्जी से अक्सर के जहन में वो जो एमजीएच वाला कॉन्सेप्ट आता है ना, उसको थोड़ा ठीक कर लेना है यहाँ पे। जब कभी भी आप किसी फील्ड के अगेंस्ट में काम करो, वो जो एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है ना, वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। पहले मैं लिख देता हूं फिर बता। वर्क डन अगेंस्ट एनी अप्लाइड फील्ड, किसी भी फील्ड के अगेंस्ट में होने वाला जो काम होता है ना, वो जब एनर्जी बन के स्टोर होता है, वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। सर मिसाल दें कोई? चलो मिसाल से हम जरा बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोज कर लो हमारे पास एक अदद मास स्प्रिंग सिस्टम, लेट्स से दिस इज अ मास स्प्रिंग सिस्टम, जिसके अंदर ये हमारे पास एक अदद मास अटैच हुआ हुआ विद सम स्प्रिंग। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं तो अल्टीमेटली ये क्या होगा, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। फिर जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये क्या होगा, वापस पीछे की तरफ जाएगा। मेरे फोर्स लगाने से क्या हुआ, ये एक्सटेंड हुआ और इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। क्यों एनर्जी स्टोर हो गई? क्योंकि ये जो भाई साहब है ना, ये जो हमारे स्प्रिंग भाई साहब है, ये स्प्रिंग चाहते थे कि ये यहीं पे रहे, ये आगे ना जाए। आपने क्या करा, आप जबरदस्ती इसको आगे लेके चले गए। अब जब आप जबरदस्ती आगे लेके गए तो आपने अगेंस्ट द इलास्टिक फील्ड ऑफ द स्प्रिंग कुछ काम किया, वो काम मास में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी यूज हो रही है, जो एनर्जी हम देख रहे हैं, ये हमारे पास कहला रही है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आप ऐसे अक्सर लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा होगा। टॉम एंड जेरी में जो हम पंच होता है वो अक्सर एक डब्बे में बंद होता है। एनर्जाइज पंच जो होता है, स्प्रिंग वाला पंच जो होता है, वो क्या होता है, ऐसे डब्बा खुलता है तो वो आपके पास बाहर निकलता है और अगले के आगे मुंह में पड़ जाता है। तो वो बेसिकली क्या होता है, आपके पास सिस्टम एनर्जाइज हुआ हुआ होता है। वर्ड समझ में आ रहा है? टॉम एंड जेरी वाली इस एग्जांपल को हम लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। जो हमारे सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, उसके अंदर हमारा स्प्रिंग एनर्जाइज डी एनर्जाइज एनर्जाइज डी एनर्जाइज यही काम कर रहा होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा भाई, और कोई मिसाल चाहिए? और कोई मिसाल ले लो। सपोज करो ये हमारे पास एक अदद इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है, जैसे लेट्स से ये मेरे पास कोई एक सोर्स चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक रीजन जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो अपने ऊपर एक ताकत लगती हुई महसूस करेगा। अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को फील्ड के बाहर से पॉइंट ए पर ले करके आता हूं तो क्या ये जो सोर्स चार्ज है ये इसे वेलकम करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि सोर्स चार्ज पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा। अगर मैं जबरदस्ती का इसे अंदर लेकर आ रहा हूं, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं। किसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं, अब जो एनर्जी होगी ये कहलाएगी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब हम एसएचएम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जितने लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ ली है पढ़ा होगा, क्यू इंटू वी आता है। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास ये मिसाल के तौर पर हमारे पास अर्थ का सरफेस है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, वेट अप्लाई करता है। कहां पे बुलाने के लिए? नीचे बुलाने के लिए वो वेट अप्लाई कर रहा है। वेट का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, W इक्वल M इंटू जी, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां बुलाने के लिए? नीचे लाने के लिए। आपने क्या करा, आप एक ऑब्जेक्ट को जबरदस्ती अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर लेके जा रहे हो। अब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी ना, ये कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाती है भाई साहब? ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट समझ में आ गया? ये हमारे पास होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अपने पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय mgh। एम से क्या मुराद है? एम से मुराद होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जी से क्या मुराद है? जी से मुराद होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना दे रहे होते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच से क्या मुराद है? एच से मुराद है हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी, पल्ले पड़ रही होंगी।
ठीक है भाई, यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेहतरीन हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जब कभी भी आप किसी भी फील्ड के अगेंस्ट में काम करोगे तो अल्टीमेटली बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उसको हम क्या कह रहे होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जब आप पढ़ोगे ना तो आपको जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दी जाएगी ना वो दी जाएगी mgh। अब इसके साथ एक मसला है, ये मसला भी समझ लेना भाई जरा। अब यहाँ पे इसके साथ मसला क्या है, इसके साथ मसला ये है कि ये जो आपके पास फॉर्मूला है ना ये बहुत अच्छा काम करता है, इट वर्क्स वेरी वेल व्हेन g इज फिक्स्ड। जब कभी भी मेरा बच्चा आपके पास g का वैल्यू फिक्स होता है ना, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा काम करता है। मतलब जब आप सरफेस के ऊपर या सरफेस से करीब करीब काम करते हो ना तो ये फॉर्मूला एक्सीलेंट काम करता है। अब जब आप सरफेस से ऊपर जाना शुरू होते हो ना तो देखो मसला क्या आता है हमारे पास। देखो भाई मसला कुछ इस तरह का आता है, ये मान लो हमारे पास ये गोल मटोल सा हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अब हमें ये चीज पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना ये मेरा बेटा इनवर्स डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर, ठीक है। हमने ग्रेविटेशन का चैप्टर या कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं माजी में कभी ना कभी आपने ये चीज पढ़ी होगी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ के साथ। ये भाई साहब होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, यानी कि हाइट सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, आपके पास जी का वैल्यू कम होता जाएगा। अब मान लो आपके पास यहाँ पे कहीं पे कोई पॉइंट है जहां पे आपके पास जो जी का वैल्यू है ना वो लेट से है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मिसाल दे रहा हूँ। कितना वैल्यू है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और आपने इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट निकालना है। अब जाहिर सी बात है, मतलब और आपको ये पता है सरफेस के ऊपर ये जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आसानी के लिए कर लो, कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है जब आपने ये हाइट कवर करी है जिसको मैं एच कह रहा हूँ, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि ये जो जी का वैल्यू है ये अल्लाह मियां की गाय की तरह बिल्कुल 10 चला होगा और यहाँ पे पहुंचने से जस्ट एक लम्हा पहले जो है ना वो धड़ाम से 6 हो गया होगा। मतलब ये एकदम से तो नहीं आया होगा, ये एक आहिस्ता आहिस्ता आया होगा। यानी कि जो चेंज आया होगा जी की वैल्यू में वो चेंज कैसा रहा होगा, वो चेंज ग्रेजुअल रहा होगा। ग्रेजुअल चेंज का मतलब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज चेंज होना। यानी कि 10 से वो हुआ होगा भाई 9.9, फिर हुआ होगा 9.8, फिर हुआ होगा 9.7, ऐसे होते 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 कहीं जाके वहां कहाँ पहुंचेगा, 6 पे पहुंचेगा। अब मसला ये है कि आप अब एक ऑब्जेक्ट को उठा करके ले गए कहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर जहां पे जी का वैल्यू कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है कि यार इसकी जो गेन पोटेंशियल एनर्जी है ना वो बेसिकली कितनी है। ये अभी तो बड़ा आपने, जब भी आपने कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगेंस्ट द फील्ड कार्रवाई डाली, काम किया, तो अल्टीमेटली बॉडी में क्या होगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो अब आपको चाहिए यार पोटेंशियल एनर्जी बताओ इसकी कितनी है। अब मसला ये कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का mgh वाला फॉर्मूला लगाते हो ना तो ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, आपके सामने रीजन है भाई। आप m तो रख दोगे, आप h भी रख दोगे, आप g का क्या वैल्यू रखोगे, आप 10 रखोगे, 9.9 रखोगे, 9. वो तो इनफाइनाइट बार चेंज हुई है, मतलब 36,000 वैल्यू चेंज हुई है। आप कौन सा वैल्यू रखोगे, मसला समझ आ रहा है। तो इस मसले का हल हम कैसे निकालते, इस मसले का हल ऐसे निकालते हैं कि हम ये जो h होता है ना ये फिर से डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट है। मैं डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ जो किताब में डेरिवेशन दी हुई है वो इस तरह दी हुई है। हम इस पूरे हाइट की वैल्यू को क्या करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। हम इसको क्या करते हैं भाई, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। उससे क्या होता है, हम हर छोटे इतने छोटे सेगमेंट में डिवाइड करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि यार इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, यानी कि जिस सेगमेंट की ये बात हो रही है ना, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जी का कोई एक वैल्यू रहेगा, यानी कि जी का एक कोई फिक्स वैल्यू रहेगा। यानी कि अगर इस सेगमेंट के अंदर जी का वैल्यू 9.7 है ना तो पूरे सेगमेंट में जी का वैल्यू क्या रहेगा, 9.7 रहेगा। फिर हम इस तरह छोटे छोटे सेगमेंट के अंदर कैलकुलेशन करते हुए जाते हैं और हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिसको हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। शायद आप में से अक्सर लोगों ने वो फॉर्मूला पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा, माइनस का GME/RE मल्टीप्लाइड बाय M। ये सुना होगा मेरा बच्चा, कभी ना कभी तो सुना होगा। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का GME/RE मल्टीप्लाइड बाय M। अब पता चल रहा है कि ये हमारे पास फॉर्मूला यूज करने का फायदा क्या है, हाँ कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर तुम गौर से देखो, अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट, दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी। आपने जब इसका डेरिवेशन देखोगे तो उसके अंदर जी आ रहा होता है, लेकिन हम लोग जी को कट कुटू के साइड पे कर देते हैं, पहले ही हम लोग
फारिग कर देते हैं वहां पे, ठीक है। तो जी हमारे पास उसके आखिर में आ ही नहीं रहा। तो अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये कि आप अर्थ के सरफेस से जितना मर्जी ऊपर चले जाओ, भले हमारे पास माइनस साइन भी बता रहा हूँ क्यों आ रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो, पहले जो बता रहा हूँ वो तो समझ लो, पहले इमाम साहब से आगे भागने की पड़ी रहती है तुम लोगों को। देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ जी से हमें फायदा क्या हुआ, आप अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर मर्जी ले जाओ, इससे क्या होगा कि आपके पास जी का वैल्यू भले चेंज होता रहे, हमें एक ही बार में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। अब इसमें जो कैपिटल जी है, ये हमारे पास है बेटे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 पावर माइनस 11। ठीक हो गया, ये तो वैल्यू तो इसकी पता होगी ना, 6.673 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वही है वो जो न्यूटन का मशहूर जमाना कानून है, जो उसके सर के ऊपर एक सेब गिरा था, F इक्वल जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और जहां से हमारी जिंदगी की खुशगवार लम्हात स्टार्ट होते हैं सारे, ठीक है। तो ये वो सारे के सारे, ठीक है। और ME से मुराद होता है मास ऑफ अर्थ, RE से मुराद होता है रेडियस ऑफ अर्थ, और स्मॉल m से मुराद होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप लेकर के जा रहे थे। अब आता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के सर, ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? देखो भाई साहब, ये नेगेटिव साइन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ शो कर रहा है अट्रैक्शन ऑफ अर्थ को। अच्छे से समझना, ये चीज 2 बार आएगी और तुम दूसरी बार फिर बोंगी मारोगे यही पूछ के कि ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, इसलिए मैं पहले ही बता, ये शो कर रहा है अट्रैक्शन ऑफ अर्थ को, या आप कह लो कि मेरा बेटा ये शो कर रहा है कि वर्क इज बीइंग डन, गौर से समझना, वर्क इज बीइंग डन against the gravitational field of earth, against the gravitational field of earth। ये शो कर रहा है, आप जो काम कर रहे हो that is being done against the gravitational field of earth। जैसे जैसे आपके पास जैसे जैसे आपके पास ये डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये कम नेगेटिव होता जाएगा। यानी कि अब जरा समझना, ये वाला पॉइंट भी समझ लेना। देखो देखो मुझे वैसे तुम एक बात बताओ, फिर मैं तुम्हें इस पे लाके समझा देता हूँ। अगर मैं अर्थ के सरफेस से ज्यादा दूर जाना शुरू हो जाऊंगा, तो मुझे अगेंस्ट द फील्ड जो काम करना पड़ेगा, उसके अंदर मेरी ज्यादा मेहनत लगेगी या कम मेहनत लगेगी? अगर मैं बहुत दूर चले जाऊंगा तो मुझे काम करना पड़ेगा, उसके लिए कम मेहनत लगेगी, ठीक है। क्यों? देखो ये सपोज करो हमारे पास जो है ना वो एक अदद क्या है, ये वही चार्ज वाला कॉन्सेप्ट समझ लो तुम्हारा। ये मान लो सोर्स चार्ज, ये मेरे पास एक पॉइंट ए है, ये मेरे पास एक पॉइंट बी है, ये मेरे पास एक पॉइंट सी है, यहां लिख देते हैं। अब अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को ए पे लाता हूं, या मैं इसको बी पे लाता हूं, या मैं इसको सी पे लाता हूं, तो तीनों जगह पे मुझे एक जितनी मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, मुझे जो सी के लिए काम करना पड़ेगा ना, सी के लिए काम कम होगा, बी के लिए काम ज्यादा होगा, ए के लिए काम और ज्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि ए उसके बिल्कुल नजदीक है। बिल्कुल ऐसे ही जितना आप अर्थ के सरफेस से दूर चले जाओगे, तो वहां पे जो आप अगेंस्ट द फील्ड काम कर रहे हो वो उतना कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना आप अर्थ के सरफेस से दूर हो ना, उतना जी का वैल्यू कम है, उतनी ग्रेविटेशनल पुल कम है। भाई जी कम तो वेट कम, वेट कम तो वर्क डन कम करना पड़ेगा। वही समझ में आ गया? जैसे जैसे हमारे पास अट्रैक्शन कम हो जाएगी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जैसे जैसे आप डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज करोगे, जैसे जैसे आप डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज करोगे, तो आप जो काम कर रहे हो वो बेसिकली क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो उसको हम कहते हैं जो वैल्यू है ना वो हमारी कम नेगेटिव होती जा रही है। वैल्यू क्या हुई है हमारी? कम नेगेटिव होती जा रही है। इसको यहां से देखो, अगर आपको ये वाले फॉर्मूले से भी अच्छी नजर आएगी। देखो जो आपका डिस्टेंस है वो कहाँ आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ये जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू है, ये ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी? ये इस ओवरऑल वैल्यू की बात करो, ये ओवरऑल वैल्यू मेरे बेटा क्या होती जाएगी? ओवरऑल वैल्यू आपकी छोटी 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 होती जाएगी। यानी कि आप जो है ना, अगर मैं आपको इसको एक और तरह से नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से भी समझाऊं ना, जो हमारा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है, इससे भी समझ लो। देखो नंबर लाइन में हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा? नंबर लाइन के अंदर ना हमारे पास सेंटर के अंदर 0 होता है, यहाँ सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है, इधर सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे आपके पास -5 आ रहा है, फिर -4 आएगा, फिर -3, -2, -1। यानी कि जब आपके पास वैल्यूज नेगेटिव में कम होना शुरू हो रही होती है ना, इसका मतलब आप 0 पॉइंट की तरफ जा रहे हो। आप कहाँ जा रहे हो? 0 पॉइंट की तरफ। अब याद रखना, जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं या जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बात करते हैं ना, तो वहां पे 0 पॉइंट से मुराद वो वाला पॉइंट होता है जहां पे आपकी फील्ड एंड होने वाली होती है। यानी कि जब आप डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो कम से कम नेगेटिव होती जा रही है। उसको आप 2 तरह से देख सकते हो, एक तो आप 0 पॉइंट के नजदीक जा रहे हो, दूसरा ये कि बेसिकली आपको जो काम करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फील्ड मूव करने के लिए, वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। वर्ड समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक हो गया। डिस्टेंस बढ़ेगा
तो अल्टीमेटली जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बोलो मेरा बेटा क्लियर हो गया। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको किताब में भी एज इट इज मिलेगी, मैंने इसको थोड़ा सा आसान करके समझाने की कोशिश करी है। अच्छा, यही सेम कॉन्सेप्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब क्या पढ़ाऊंगा यार, देखो मैं भी भूल गया हूं। जब मैं आपको बोहर का मॉडल पढ़ाऊंगा ना, बोहर्स मॉडल पढ़ाऊंगा, तो बोहर के मॉडल के अंदर ये चीज दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। और मुझे वैसे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि आप फिर यही बोंगी मारोगे कि आपको नहीं पता होगा नेगेटिव साइन क्या शो कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो बोहर के मॉडल के अंदर हमने यही चीज दोबारा पढ़नी है। बस फर्क इतना होगा कि वहां पे हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये सारी कार्रवाइयां पढ़ रहे होंगे। जैसे अभी अर्थ है और अर्थ से हम लोग सारी की सारी चीजें देखते जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हमारे पास जनाबे वाला जो इसके अंदर अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो यार तुम लोगों ने नर्सरी क्लास से पढ़ा, ये तो मतलब आसान सी चीज ना, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई साहब क्या होता है? वही जो आपने बचपन से आज तक पढ़ा है यार, कि एनर्जी जो है ना वो पैदा नहीं होती, एनर्जी जो है ना वो खर्च नहीं होती, एनर्जी जो है ना वो मरती मराती नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल 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 ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली क्या है कि आपके पास जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना, दैट विल रिमेन कंजर्व। क्या चीज पढ़ा है हमने कि नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। यानी कि एनर्जी जो है ना मेरा बेटा वो शक्लें जरूर बदल सकती है। नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, यानी कि एनर्जी जो है ना वो दैट कैन चेंज देयर फॉर्म्स, वो अपनी शक्लें बदल सकती है, लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास देखो हमारा एक कॉन्सेप्ट क्या बनता है, एक सिंपल सी एग्जांपल से बात को समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, अगर मैं किसी मार्कर को हवा में उछालता हूं, मार्कर प्रोजेक्टेड, अगर मैं किसी मार्कर को वाई डायरेक्शन में ऐसे ऊपर की तरफ उछालता हूं विद सम वेलोसिटी लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, मुझे ये बताओ जब ये मार्कर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ऊपर की तरफ जाते जाते इसकी जो ये स्पीड है ये मजीद बढ़ेगी या कम हो जाएगी? और ऊपर की तरफ जाते हुए इसका जो स्पीड है वो क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? ऊपर की तरफ जाते हुए इसका, बेटे सब जाग रहे हो ना, ऊपर की तरफ जाते हुए इसका स्पीड क्या होगा, कम होगा कम होगा कम होगा, और फाइनली कम होते होते 1.1 टाइम ऐसा आएगा जहां पे जाके उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फिर वो ऊपर से नीचे की तरफ का अपना सफर शुरू करेगा। अब देखो हुआ क्या मार्कर के साथ, जब आपने मार्कर को लॉन्च किया था ना, इस टाइम पे इसके पास जो सारी की सारी एनर्जी थी, यानी कि टोटल एनर्जी वॉज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी वॉज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में थी मेरा बेटा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में थी। फिर ये मार्कर ने क्या किया, फिर ये मार्कर हमारे पास ऊपर गया 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 गया, एक टाइम पे जाके ये कहीं पे रुका, जिसको हम कहते हैं ना मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट होता है, यहाँ पे आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम, जितनी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती थी वो इसकी हो गई। यहाँ पे थी काइनेटिक एनर्जी मेरा बच्चा इसकी मैक्सिमम। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे इसके पास जो टोटल एनर्जी है, ये है टोटल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या चीज है, टोटल एनर्जी मेरा बेटा इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आप नोट करो तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी में। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, जब आपके पास ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो मेरा बेटा हाँ या ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बेसिक बात है ना, लिखा जा सकता है भाई, जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा उतने पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। यानी कि मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि नेगेटिव हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स पॉजिटिव एम जी एच। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है,
अच्छा, अब इसी को जरा डाउनवर्ड सुनो। अब मार्कर ऊपर चला गया, अब सारी जिंदगी ऐसे हवा में तो मुअल्लक नहीं रहेगा। मार्कर ऊपर से क्या होगा, नीचे भी तो आएगा ना, भैया ऊपर चला गया था। अब जब ये भाई साहब नीचे आएंगे, तो चूंकि ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर भी एरो बना देते हैं, ऊपर भी एरो बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पहले ऊपर जा रहा था। अब जब ये मार्कर भाई साहब ऊपर से नीचे आएंगे, तो क्या होगा, आपके पास वही काम उलट हो जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो मेरा बच्चा हाँ या ना। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, नेगेटिव ऑफ एम जी एच इक्वल्स पॉजिटिव ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। यानी कि हमें मेरा बेटा, अगर तुम नोट करो इन दो इक्वेशन से क्या बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है कि ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी उतना ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, और दोनों रिवर्स डायरेक्शन में चेंज होगा। पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक कम होगा, काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा, एंड एट द एंड ऑफ डे नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व या विल ऑलवेज रिमेन सेम। हाँ या ना, ये पॉइंट समझ आ गया। ये जो चीज आपने अभी अभी पढ़ी है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मेरा बेटा हमारे पास कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहलाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी वर्क एनर्जी थ्योरम को हम एक और तरह भी लिखते हैं, डेल्टा पीई की जगह पे हम लिखते हैं वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर ये कैसे आया बेटे, अगर आपने आज की मेरी ताजा तरीन डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की पढ़ी हो ना, आज पढ़ाई है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द work done on any object, as the work done on any object against an applied field, work done on any object against any नहीं है, against an applied field, against an applied field। ठीक है, तो कह सकता हूं ना, वर्क डन बराबर हो जाएगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बेटे इक्वल ऐसे हुआ कि ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही थी, ऐसे इक्वल कर दिया। ठीक है, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। बिल्कुल एनर्जीज इंटरचेंज हो रही है आपस के अंदर। मैंने यही कहा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर, एनर्जी की जो हमारे पास शक्ल है ना वो बदल सकती है, बट नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ना वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, इट विल नेवर चेंज। वो कभी भी हमारे पास चेंज हो नहीं सकती। ठीक हो गया। चलो अब इसी के अंदर हम लोग एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं और एक और चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये सपोज करो अगर मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास जमीन है जहां पे आके इसने ये स्ट्राइक करना है, जमीन पर स्ट्राइक करना है। और यहाँ पे हमारे पास मिसाल के तौर पे एयर रेजिस्टेंस भी मौजूद है। देखो रेजिस्टेंस के होते हुए होता क्या है, पहले तो ये पॉइंट समझ लो। देखो सब रेजिस्टेंस के अंदर हमारे पास जो है वो क्या केस बनता है। अगर आपने बचपन में कभी हडल रेस देखी हो, ये मान लो एक भाई साहब है, इनके पास 100 जूल एनर्जी है। ये जब हमारे पास आगे की तरफ जाएंगे, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक कोई हडल है 1 फीट का। ठीक है, अगर ये भाई साहब इस हडल को जंप मार के क्रॉस करते हैं और ये यहाँ पे आता है जंप मार के, तो मुझे ये बताओ इनके पास जो एनर्जी है वो 100 जूल रहेगी या 100 जूल से कम हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। मान लेते हैं इसके पास एनर्जी कितनी रहेगी, 80 जूल रहेगी। यानी कि मैं यहां से देखते हुए क्या लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, वर्क हैज टू बी डन, वर्क हैज टू बी डन against the resistance, work has to be done against the resistance in order to overcome it। हाँ या ना, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए उसके अगेंस्ट में क्या करना पड़ता है मेरा बच्चा, काम करना पड़ता है। यानी कि अगर आपने कभी भी कोई भी आपके सामने रेजिस्टेंस आती है और आपने उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सम वर्क हैज टू बी डन डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस। अब देखो, अब जब मैंने ये मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे मिसाल के तौर पे क्या है, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है।
अब एयर रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस जो है ना ऊपर से नीचे ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा उसे ओपोज करेगा। ऊपर से नीचे ये जो ऑब्जेक्ट आपका भाई साहब गिरेगा इसके मोशन को ओपोज करने का काम कौन करेगा, आपका एयर रेजिस्टेंस कर रहा है। यानी कि अब जब हमारे पास ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर था इसके पास मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी था मैक्सिमम, और मैं कहूंगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या था, जीरो था, क्योंकि स्टार्ट में आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, अभी ड्रॉप होना शुरू हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर रहा है, हाँ या ना, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा है मेरा बच्चा, लूज कर रहा है, बिल्कुल लूज कर रहा है। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जा रही है, नंबर एक, ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी रफ्तार बनाने में जा रही है जिसकी वजह से ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। एनर्जी कहाँ जा रही है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। और कहाँ जा रही है, रास्ते भर में एयर भी तो रेजिस्ट कर रही है, जब एयर रेजिस्ट करेगी तो उस एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन। अभी अभी हर्डल वाली बात ये समझाई थी ना, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। बोलो बेटे ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। एयर की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। तो ये वर्क डन कहां से होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी के पास थी उसी पोटेंशियल एनर्जी में से ये दोनों काम हो रहे होंगे। मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी थी ये कहां गई, ये गई गेन इन द काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला आज की क्लास में बड़ा तफसील से पढ़ा था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, सही है ना। मैंने इसको लिखा F इंटू एच। ये जो स्मॉल f है ना, स्मॉल f का मतलब क्या है, जो एयर की रेजिस्टेंस फोर्स है, जिसको जब आप किताब पढ़ोगे तो किताब वाले इसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। किताब वाले से क्या कह रहे होंगे, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स क्या होती है, वो जो एयर की रगड़ होती है। जब भी कोई चीज एयर के अंदर से मूव करती हुई आती है तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि वो बेसिकली क्या होता है, वो आपके पास एयर उसको ओपोज करता है, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी होती है, जो उसकी सतह होती है, वो गर्म भी हो रही होती है। पॉइंट समझ आ गया मेरा बेटा यहां तक का। तो mgh इक्वल्स हाफ mv स्क्वायर प्लस f इंटू एच। ये हमारे पास कहलाता है मेरा बच्चा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहलाता है हमारे पास, वर्क एनर्जी थ्योरम। मेरा बेटा इधर तक मुझे बता दो किसी का कोई मसला, कोई पॉइंट। जी बेटे इसमें मैंने ये बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में और वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन के अंदर। इसमें कॉस थीटा कहाँ है मेरा बच्चा, कॉस थीटा इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉस 180 डिग्री हो रहा है। देखो कैसे, जो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना वो ऐसे ऊपर लग रही होगी और ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर हो रही होगी। ठीक हो गया। जब ये दोनों फोर्सेज आप देखोगे ना कैसी है, ये एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री है, तो कॉस 180 कितना होता है, -1। तो सर फिर यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ भी एक माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस मिला के क्या हो जाता है, प्लस साइन हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने कॉस थीटा नहीं अप्लाई किया, जरूरत ही नहीं पड़ी कॉस थीटा लगाने की। बेटे दोनों ही है, ये जो ऊपर लिखा था ना मैंने, ये वाला, ये जो लिखा था ये वाला हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है जब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, 0 होती है। ये नीचे वाला हमारे पास वर्क है हमारे पास जब हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन जीरो होती है। बोलो बेटे यहां तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा मेरा बच्चा आप देखो हमारे पास जो अगला और एक मासूम सा, नहीं तुम तो सारे मेरे बड़े अच्छे बच्चे हो, हम लोग इसको आखिर तक करेंगे इंशाल्लाह और फिर हमारा हो जाएगा। ठीक है चलो देखो हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ठीक है अच्छा बच्चे, अब पावर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, देखो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब इस चीज को भी हम लोग एक मिसाल से समझते हैं कि पावर बेसिकली हमारे पास क्या एक चीज है। ठीक है देखो पावर जो है ना इसको हम डिफाइन करते हैं काम को करने की रफ्तार से। पावर क्या है, काम को करने की रफ्तार। ठीक है काम को करने की रफ्तार जो है ना वो मेरा बच्चा हमारे पास क्या कहलाती है, पावर। अब जरा इसके अंदर ना मिसाल से जो है ना वो बात को समझना। ठीक है सपोज करो मेरे पास जो है ना जैसे हमारे कोचिंग में अक्सर होता था A B और C।
अभी पे तुम लोग खुद ही गैस कर लेना इस पे ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है, ठीक है ना? एक तुम गैस कर ही लोगे। मान लो हमारे पास ए, बी और सी तीन टीचर्स हैं, और तीनों टीचर जो है ना वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तीनों को जो है ना वो क्या सीन हुआ, 600 600 600 कॉपीज भी नहीं चेक करने के लिए। अब जो ए भाई साहब थे ना, ए भाई साहब ने ये कॉपीज 2 दिन में चेक कर ली, ठीक है। जो बी भाई साहब थे, बी भाई साहब ने ये कॉपीज 4 दिन में चेक करी। जो सी भाई साहब थे, सी भाई साहब ने ये कॉपीज 7 दिन में चेक करी, ठीक है। तो तुम लोग खुद ही अंदाजा कर लेना इस ए, बी और सी में से ना एक मैं भी हूँ, ठीक है। और तुम अंदाजा कर लेना कि मैं कौन सा वाला हूँ, ठीक हो गया? ठीक है, हाँ मैं सी वाला हूँ भाई, ठीक है। सबसे लेट लतीफ मैं ही होता था, मुझे गरीब की वजह से ना अक्सर रिजल्ट रुका रहता था, ठीक है। अबे जिंदगी में और भी बहुत सारे काम है गालिब, ठीक है, ये चेक करने के अलावा। बहरहाल अब हमारे पास ना, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ए, बी और सी, क्या तीनों ने जो काम है वो एक जैसा किया या अलग अलग किया? ए, बी और सी तीनों का वर्क डन एक जैसा किया या अलग अलग? वेरी गुड बेटी, तीनों का जो वर्क डन है ना, तीनों का जो वर्क डन है, जो वर्क डन है वो सेम है। तीनों का वर्क डन कैसा है? सेम है। तीनों का वर्क डन सेम है, तीनों के वर्क डन में कोई फर्क नहीं है, तीनों का वर्क डन बिल्कुल सेम है। क्यों भाई? 600 कॉपियां ए ने करी, 600 कॉपियां बी ने करी, 600 कॉपियां सी ने करी। अब ए का फायदा क्या है? ए ने यही सेम काम सबसे कम टाइम में करा, यानी कि टाइम टेकन बाय द ए वो सबसे कम है। उसके बाद बी है, उसके बाद क्या है? सी है। यानी कि मैं कहूंगा ए के काम करने की रफ्तार सबसे ज्यादा है, ए की पावर सबसे ज्यादा है, ए की एफिशिएंसी सबसे अच्छी है। दिस इज व्हाट पावर डिफाइंस, पहिया बताता है पावर। यानी क्या कहूँ ना, पावर क्या बताता है भाई? पावर बताता है एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। किसी भी मशीन के काम को करने की रफ्तार को कौन बताता है? पावर बताता है। पॉइंट समझ आ रहे हैं? जैसे अक्सर आप लोग घर में देखते होगे ना, मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन जितने लोग हमारे साथ यहाँ कराची में रहते हैं, कराची वालों को तो आइडिया होना चाहिए। अक्सर हमारे पास क्या मसला है कि यहाँ पे हमारे पास जो अपना ये पानी वाला सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, हम लोग अंडरग्राउंड टैंक यूज करते हैं और एक हमारा ओवरहेड टैंक होता है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे पास जो प्लम्बर आते हैं वो कहते हैं यार आप जो है ना 1 हॉर्स पावर के बजाय 2 हॉर्स पावर मोटर यूज कर, 2 हॉर्स छत के ऊपर टंकी लगी हुई है, उसमें कोई बरकत हो जाएगी और वो खुद ब खुद बड़ी हो जाएगी, वो फैल जाएगी और आप पूरा साल पानी यूज करते रहोगे। ऐसा कुछ नहीं होता। वही टैंकी है, उसमें उतना ही पानी आना है जितना 1 हॉर्स पावर वाली मोटर चढ़ाएगी उसमें पानी, ठीक है। बस फायदा ये होगा, बस उसका फायदा सिर्फ इतना होगा मेरा बच्चा, कि हमारे पास जो 1 HP की मोटर है ना, अगर 1 घंटे में वो टैंक पूरा भर रही थी, 2 HP वाली हो सकता है आधे घंटे में वो काम करती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये चीज हमारे पास एफिशिएंसी होती है। तो पावर को हम क्या डिफाइन करेंगे कि कितने कम टाइम में कितना ज्यादा काम हो रहा है, कितने कम टाइम में कितना ज्यादा काम हो रहा है, दैट इज बेसिकली पावर, ठीक है। ये होता है हमारे पास पावर। अब पावर का मेरा बच्चा हमारे पास कुल मिला के 2 फॉर्मूले, एक ये है वर्क डन अपॉन टाइम, एक हमारे पास है एनर्जी अपॉन टाइम। सर आपने वर्क डन की जगह पे एनर्जी को क्यों यूज किया? क्योंकि मेरा बेटा एनर्जी और वर्क डन को हम लोग एक मायने में, एक कॉन्सेप्ट में लेके चलते हैं। जी मेरा बेटा बिल्कुल, मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये सुकून से बाद में क्लियर हो जाएंगे उनका मैं रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि उसमें टाइम जाया होता है। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उनका मैं सबका साथ साथ रिप्लाई करता हूँ बच्चे, ठीक है। तो अच्छा, अब मैंने यहाँ पे वर्क डन की जगह पे एनर्जी को क्यों यूज किया है? बेटे वर्क डन और एनर्जी जो होती है ना, वो एक ही चीज होती है। जब तक आपकी बॉडी के अंदर स्टोर है ना, जब तक आपकी बॉडी के अंदर स्टोर है, जब तक बॉडी के अंदर स्टोर है ना, तब तक वो हमारे पास क्या है? एनर्जी है। जब वो बाहर आ गई और हमारे पास कोई यूजफुल काम होना शुरू हो गया, जब वो बाहर आ गई और कोई भी हमारे पास यूजफुल काम होना शुरू हो गया, तो हम कहेंगे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई या एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर? वर्क के अंदर। पॉइंट समझ में आ रहा है? मान लो मेरे पास मान लो 10 जूल की एनर्जी थी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरे पास जो है ना वो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, मैंने 10 जूल के बकदर कोई काम कर लिया, 10 जूल के बराबर मैंने कोई काम कर लिया, तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क डन में। तो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। अब अगर मैं यहाँ पे मेरा बेटा इसका पावर की यूनिट निकालने के लिए जाऊं, तो एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ पावर। यहां हम पावर की एक और यूनिट क्या बना लेंगे यहां से, ठीक हो गया। यानी कि हमें नजर आ रहा है कि जूल पर सेकंड
हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, वॉट। ठीक हो गया बेटे, मैंने मिसाल दी थी एबीसी ने जो काम किया, बिल्कुल आपकी सही बात है, वहां पे कोई वर्क डन नहीं हुआ इन एक्चुअल ना, फिजिक्स वाला कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ एक समझाने के लिए मिसाल दी। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा हमारे पास, अगर मैं इसी वर्क डन अपॉन टाइम वाले कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलूं, अगर इसको ओपन करूं, वर्क डन का फॉर्मूला हमने आज की क्लास में ताजा पढ़ा था ना, एफ डॉट एस अपॉन टी। अब देखो बेसिकली एफ डॉट एस किसका फॉर्मूला हो गया, वर्क डन का। ये जो मैंने आपके सामने बनाया, एक चीज बनाई है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होती है, वेलोसिटी की। कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हो रहा है, ये मेरे पास क्या होता है मेरा बेटा, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास एफ डॉट वी, यानी कि पावर फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। पावर क्या है, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी कि पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो अगर पावर डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और वेलोसिटी का, तो आप बताओ पावर क्या होगा फिर, पावर स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो पावर कैसी क्वांटिटी है, पावर है स्केलर क्वांटिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है, पावर कैसी क्वांटिटी है, पावर है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर मतलब विदाउट डायरेक्शन, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो और आंसर में आपके बाद जो इसका आंसर आता है ना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर होता है, वो आंसर एक अदद क्या होता है हमारे पास, स्केलर। पॉइंट समझ में आ गया, तो हमारे पास ये हमारे पास था पावर। ठीक हो गया। अच्छा यार, ये हर जगह पे मैं जहां जहां पे स्केलर के अंदर ई लगाता जा रहा हूँ ना, वहां तुम जज्बात समझ जाना। ठीक है, वो ई होगा वहां पे, ठीक है, ए होगा, सॉरी। तो ये हो गया। ठीक है, इसका सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि वो आपको बता देगा यार फोर्स इतनी है और वेलोसिटी इतनी है, पावर निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जरा यहाँ देखो, वॉट इक्वल्स जूल अपॉन सेकेंड था हमारे पास। ठीक है मेरा बच्चा, अगर मैं सेकेंड को उस तरफ ले जाऊं तो जूल विल बी इक्वल टू वॉट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, ऐसे ही बनेगा। जूल किसके बराबर हो जाएगा, वॉट इंटू सेकेंड के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना, एक कॉन्सेप्ट यहीं से हमारा एक और बनता है, और उससे भी हमारे कई दफा एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं मेरा बच्चा। हमारे पास एक होता है यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं किलो वॉट आर। ये जो किलो वॉट आर है ना, ये मेरा बेटा है कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या है, दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि आपके घरों में जो बिजली के बिल आते हैं ना, वो बिजली के बिल जो होते हैं ना मेरा बच्चा, उसके ऊपर आपने कभी अगर नोट किया हो ना, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि यार आपने इस महीने ना इतने यूनिट की बिजली यूज करी है, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट, 10 यूनिट। वैसे इतनी कम नहीं होती, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ। तो वो जो 1 यूनिट है ना मेरा बेटा, वो 1 यूनिट इक्विवेलेंट होता है किसके, 1 किलोवाट आवर। ठीक है मेरा बच्चा, 1 यूनिट किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब किलोवाट आवर को आप डिफाइन कैसे करते हो, देखो 1 किलोवाट आवर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर का मतलब क्या हो गया, 3600 सेकेंड्स। सर ये कैसे आया भाई, एक आवर के अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में हमारे पास कितने होते हैं, हर मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 सेकेंड्स इन 1 आवर। जब आप इस with 3600 you will get 36 into 10 की पावर 5 वॉट सेकेंड। वर्ड समझ आ रहा है, 36 into 10 की पावर 5 वॉट सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये जो वॉट सेकेंड था, अभी अभी हमने देखा था, वॉट सेकेंड किसके बराबर है, ये देखना पढ़ना जरा, वॉट सेकेंड किसके बराबर है, जूल के बराबर है। यानी कि क्या समझ में आया, 1 किलोवाट आवर है 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स के इक्विवेलेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल्स के बराबर। बेटे समझ आ गया मेरा बच्चा, ये किलोवाट आवर क्या था, किलोवाट आवर अपने पास कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी था। इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल्स। अगर मैं आपसे पूछूं मिसाल के तौर पे 1 मेगावाट आवर निकालो, तो क्या मुझे 1 मेगावाट आवर निकाल के बता सकती हो कि 1 मेगावाट आवर कितना आएगा। मेरा बच्चा पावर 6 जब होगी जब मैं 3.6 लिखूंगा ना,
अभी 36 के आगे डेसिमल है, अगर मैं डेसिमल को एक स्टेप पीछे मूव कर दूंगा तो वो 3.6 हो जाएगा ना, फिर पावर 6 हो जाएगी, वो मैंने नहीं किया अभी। हाँ वो आप बोल बिल्कुल ठीक रहे हो, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मेरा बेटा कि 3.6 पावर 6 जूल्स, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरा बच्चा मेगावाट आर के अंदर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखो बिल्कुल वही तरीका फॉलो करेंगे, 1 मेगावाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आर। देखो मेगावाट का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 वॉट मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या आ गया, 3600 सेकेंड्स। अब सिंप्लीफाई कर लो भाई, 36 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, 8 क्यों आया भाई, 6 पहले से था, 2 जीरो यहां से आके लग गया तो मिला के क्या हो गया, 8 हो गया। और वॉट सेकंड का मतलब क्या हो गया, जूल हो गया। इसको आप 3.6 पावर 9 भी लिख सकते हो, कोई परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं। बोलो मेरा बेटा, यहां तक का सबका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है।